101 के दादाजी आए 3 अरे फीमिंग गेम कंपनी में क्यों शामिल होगी। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी के लोग इसे समझ नहीं पाए। आखिरकार भले ही वे ही थे जिन्होंने फेमिंग को उसके पद से हटाया था, फिर भी स्पेस टाइम गेम कंपनी ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर स्पेस टाइम गेम कंपनी न होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती जहां डेटा खाली होता। वे फेमिंग को भी दोष नहीं देते। इसके अलावा फेमिंग की गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट रूप से स्पेस टाइम गेम कंपनी थी। 10 ड्रैगन्स के लोगों की नजर में दोनों पक्षों को एक दूसरे के गले लग जाना चाहिए। इतने कम समय में घटनाओं का ऐसा मोड़ कैसे आ सकता है। गेम कंपनी के शेयरधारक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फेमिंग का रवैया इतनी जल्दी क्यों बदल गया। फेमिंग और हुआन फेक पहले ही एक हो चुके थे। ये सिर्फ फील के गुस्से भरे शब्दों की वजह से था। वे जानते थे कि इससे पहले फेमिंग हुआन फेक से परिचित भी नहीं था। वह 10 ड्रैगन के लिए लड़ने के लिए भी दृढ़ था। गेम कंपनी ने सोचा, इस कारण वे और भी अधिक उलझन में पड़ गए। इस समय बाहरी दुनिया 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी को और भी अधिक नीची नजर से देख रही थी। शुरू में वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे थे। फेमिंग को केवल बाहरी दुनिया को स्पष्टीकरण देने के लिए अस्थायी रूप से बर्खास्त किया जाना चाहिए। वह जल्द ही महल में प्रवेश करेगा और एक बार फिर 10 ड्रैगन्स का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। आखिरकार इतने सालों के विकास के बाद फेमिंग पहले से ही 10 ड्रैगन्स की आत्मा बन चुका था। कोई भी उससे कम नहीं हो सकता था। अन्यथा 10 ड्रैगन्स की ताकत को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगेगा। इसलिए अगर फेमिंग बहुत जल्दी 10 ड्रैगन में लौट आए तो कई लोगों को यह अजीब नहीं लगेगा। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि न केवल फेमिंग 10 ड्रैगन में वापस नहीं आया, बल्कि वह सीधे टाइम गेम कंपनी में चला गया और मजबूत गठबंधन पूरा किया। बाहरी दुनिया भी हंगामे में थी। जाहिर है उनमें से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था। हालांकि ये सच था, हर कोई इसे स्वीकार कर सकता था। और अब 10 ड्रैगन एक गड़बड़ थी। इससे निपटने के लिए फेमिंग की वापसी के बिना बाहरी दुनिया 10 ड्रैगन के बारे में आशावादी नहीं होगी। वास्तव में ये सच था। 10 ड्रैगन्स की तरफ हुई घटना के बाद किसी के पास खड़े होने की क्षमता नहीं थी। नतीजतन ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अपनी कंपनी के खेल छोड़ रहे थे। यह एक स्नोबॉल की तरह था जो बड़ा होता जा रहा था। ये पहले से ही ढहने के संकेत दे रहा था। 10 ड्रैगन्स के शेयरधारकों के लिए चिंता के अलावा कोई बेहतर तरीका नहीं दिख रहा था। कई प्रचार गतिविधियां थी, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय इससे और अधिक खिलाड़ी चले जाएंगे। वे ये जानकर उदास थे कि उन्होंने वास्तव में फेमिंग की भूमिका को कम करके आंका था। लेकिन अब यह महसूस करने में बहुत देर हो चुकी थी। जब से उन्होंने फेमिंग की भर्ती की, तब से हुआन फैंग ने 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। भले ही वह अभी भी देश में सबसे अधिक ऑनलाइन खिलाड़ियों वाली कंपनी थी, ये सबसे अच्छे मुनाफे वाली कंपनी भी थी। हालांकि पहले की तुलना में इसमें भारी गिरावट आई थी। इसके अलावा जैसे जैसे उनकी कंपनी के गेमिंग उपकरणों का उत्पादन बढ़ता गया, 10 ड्रैगन की स्थिति की गारंटी नहीं रह गई। सच कहे तो हुआन फैंग ने 10 ड्रैगन के संबंध में केवल फेमिंग को महत्व दिया। वह केवल एक व्यक्ति था। अब जब यह आदमी उसके अधीन था तो 10 ड्रैगन अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। अब हुआन फैंग की नजर विदेशी बाजार पर थी। देश में बाजार की स्थिति पहले ही तय हो चुकी थी। उसे बस गेमिंग उपकरण बनने का इंतजार करना था। दूसरी गेम कंपनियां अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। हालांकि विदेशी बाजार की स्थिति स्पष्ट रूप से घरेलू बाजार जितनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से हुआन फैंग, एबो और फेमिंग सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि विदेशी बाजार को कैसे विकसित किया जाए। वहाँ अभी भी कई दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। सौभाग्य से घरेलू बाजार स्थिर था, जिसकी वजह से उनके पास एक स्थिर रिया था। इसके अलावा उनकी कंपनी के खेलों की विदेशों में अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब तक वे इसे उचित तरीके से संभालते, तब तक उनके लिए विकास करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उन विदेशी प्रतिस्पर्धियों का सामना करने से पहले हुआन फैंग को एक व्यक्ति का सामना करना था, और वह थे किड के दादा। किड के बारे में हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को नहीं भूला था जिसने उसे उकसाया था। उसे एक और व्यक्ति मिल गया जो उसे मारना चाहता था, और अंत में वह भी उसके द्वारा मारा गया। बेशक यह उसने नहीं किया था, बल्कि उस हत्यारे ने किया था जिसने किड को मारा था। वह पहले ही मर चुका था। शुरू में हुआन फैंग ने सोचा कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आखिरकार हत्यारे ने किड को सार्वजनिक रूप से मार डाला। इसके अलावा किड ने खुद उस हत्यारे को ढूंढा। आपको क्या लगता है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि किड के दादा उसकी जांच करेंगे। ये वही खबर थी जो हुआन फैंग को आज ही मिली थी। आखिरकार जियान प्रांत में उसके अपने संबंध थे। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे संबंध थे। इसलिए जब किड के दादा ने उसकी जांच की तो उसे पता चल गया। हालांकि दूसरा पक्ष आखिरकार एक अनुभवी व्यक्ति था। हुआन फैंग को मिली जानकारी के अनुसार दूसरा पक्ष कुछ समय से उसकी जांच कर रहा था। उसने कितनी जांच की थी इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। यह आदमी वाकई बहुत होशियार है। उसने यहाँ तक की जांच की है, हुआन फैंग ने खुद से कहा। वास्तव में अगर हत्यारे ने सबके सामने किड को नहीं मारा होता तो हुआन फैंग को शक होता। आखिरकार उसका किड के साथ पहले भी झगड़ा हुआ था। इसके अलावा उन दोनों के बीच झगड़े के कुछ समय बाद किड की मौत हो गई थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि हुआन फैंग पर शक किया जाएगा। यही कारण था कि हुआन फैंग ने हत्यारे से सबके सामने किड को मारने का अनुरोध किया। वह अपने संदेह को खत्म करना चाहता था और हत्यारे ने वैसा ही किया। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि किड के दादा को अभी भी उस पर शक था। हुआन फैंग बहुत चिंतित नहीं था। अगर दूसरे पक्ष को वास्तव में कुछ पता चल गया और वह उन लोगों के प्रति विनम्र नहीं होगा जो उस पर हमला करना चाहते थे। किसी भी मामले में हुआन फैंग के पास इस मामले के बारे में एक स्पष्ट विवेक था। ये किड था जिसने पहले हमला किया था और उसने केवल निष्क्रिय रूप से जवाबी कार्रवाई की। किड के दादा के बारे में हुआन फैंग को कुछ जानकारी थी। कहा जाता है कि वो सिविलियन कारों का शेयरधारक था और उसकी कुल संपत्ति भी कम नहीं थी। वह जर्मनी में भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इसी वजह से किड इतना घमंडी था। हालांकि चूंकि वह पहले से ही जानता था कि दूसरे पक्ष को उस पर शक है और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, इसलिए हुआन फैंग ने अपनी महिला के चारों ओर सुरक्षा उपायों को उन्नत किया। ये गारंटी देना मुश्किल था कि किड के दादा उसके बगल में बैठी महिला के साथ कुछ नहीं करेंगे। विला के लिए हुआन फैंग ने विला पर भी अधिक ध्यान दिया।
हालांकि हुआन फैंग को यह उम्मीद नहीं थी कि वह जिसका इंतजार कर रहा था वो बदला नहीं था बल्कि रात के खाने का निमंत्रण था। हुआन फैंग के दिमाग में अचानक 3 शब्द आए, होंगमिन भोज। 1802 वह कोशिश करता रहा। 3 हुआन फैंग की राय में इस बार दादाजी किट का निमंत्रण एक होंगमिन भोज था, एक बूढ़े लोमड़ी के रूप में जो कई वर्षों से व्यापार की दुनिया में था और किट के दादा को कम करके नहीं आंका जा सकता था। चूंकि उसने पहले ही उसकी जांच कर ली थी इसलिए उसे उस पर शक होना चाहिए था और इस बार उसने उसे रात के खाने पर भी आमंत्रित किया। जाहिर है वह उसे परखना चाहता था। हुआन फैंग मना करना चाहता था लेकिन इससे उसे ग्लानि महसूस हुई। इसके अलावा अगर वह नहीं भी जाता तो भी दूसरे पक्ष को उस पर शक हो चुका था। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वह निश्चित रूप से जांच के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करेगा। इसके अलावा उस समय इससे बचना और भी मुश्किल होगा। इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हुआन फैंग ने इस रात्रिभोज में शामिल होने का फैसला किया। आखिरकार सतह पर मौजूद खतरों से बचना आसान था। इसके अलावा उसे अपने कौशल पर बहुत भरोसा था। भले ही यह वास्तव में एक होंगमिन भोज था, हुआन फैंग को भरोसा था कि वह बिना किसी नुकसान के बच सकता है। इसके अलावा उसके बाद दोनों पक्षों को अपने अपने दृष्टिकोण को समझना चाहिए। उसे ये भी पता था कि दूसरे पक्ष का सामना करने के लिए उसे किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। रात में जयांग प्रांत के एक 5 सितारा होटल में हुआन फैंग ने आखिरकार किट के दादा से मुलाकात की। 70 के दशक में एक बूढ़ा आदमी, हालांकि वह युवा नहीं था। उसके बाल सफेद थे लेकिन वह अच्छे मूड में था। हालांकि शायद ये किट की आकस्मिक मृत्यु के कारण था, लेकिन हुआन फैंग अभी भी किट के चेहरे पर चिंता देख सकता था और दुश्मनी। जाहिर है किट की मौत का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री हुआन, स्वागत है। स्वागत है। मैंने बहुत समय से श्री हुआन के महान नाम के बारे में सुना है। आज वह दिन है जब हम मिलेंगे। जब जीडे के दादा ने हुआन फैंग को देखा तो उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। वह जर्मन भाषा में बोल रहे थे लेकिन हुआन फैंग उनकी बात समझ सकते थे। आप बहुत विनम्र हैं, आप हमारे लिए सीखने का आदर्श हैं। हालांकि किट के दादा मुस्कुरा रहे थे, हुआन फैंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। बेशक उनके चेहरे पर उनकी सतर्कता नहीं दिखी। आखिरकार उनके पास पहले से ही इतनी सारी संपत्तियां थी और वे इतने लंबे समय से एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनमें अभी भी थोड़ी सूक्ष्मता थी। आओ कृपया चले जाओ, बच्चे के दादा ने कहा। हुआन फैंग ने एक सीट ली। बड़े निजी कमरे में केवल हुआन फैंग और किट थे। मैंने आज राष्ट्रपति हुआन को आमंत्रित किया क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं अपने पोते को निराश करने के लिए राष्ट्रपति हुआन से माफी मांगना चाहता हूँ। बच्चे के दादा ने कहा, मेरा वह पोता समझदार नहीं है। उसने पहले भी राष्ट्रपति हुआन को नाराज किया था। कृपया इसे दिल पर न लें, हालांकि वह पहले ही मर चुका है। लेकिन मुझे अभी भी इसके लिए माफी मांगनी है। किट की मृत्यु के बारे में बात करते हुए दादाजी के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए और फिर से मुस्कुराने लगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मैंने इन्हें बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। हुआन फैंग ने कहा, मैं भी यंग मास्टर किट की मौत से बहुत दुखी हूँ। हुआन फैंग के चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी, मानो वह इस मामले को लेकर सचमुच दुखी था। किट के दादाजी ने हुआन फैंग को काफी देर तक देखा और फिर कहा, धन्यवाद। राष्ट्रपति हुआन वास्तव में उदार हैं। इस समय व्यंजन पहले ही परोसे जा चुके थे। ये बहुत ही स्वादिष्ट था। हालांकि उन दोनों ने सभी तरह के व्यंजन देखे थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने सामने रखे इस थोड़े से भोजन के कारण अपना संयम नहीं खोना चाहते थे। और इस सुबह उन दोनों का ध्यान इस भोजन पर नहीं था। राष्ट्रपति हुआन, मैंने सुना है कि मो सिटी में आपकी हत्या कर दी गई है। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? बच्चे के दादा ने कहा, मुझे नहीं पता। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस मामले की जांच कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सुराग नहीं है। अगर मुझे पता चल गया कि कौन मुझे मारना चाहता था तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। हुआन फैंग समझ गया कि दूसरा पक्ष उसका परीक्षण कर रहा था। आखिरकार हत्यारे को किट ने ही भेजा था। अगर उसे पता होता कि किट उसे मारना चाहता है तो उसका मकसद और भी मजबूत होता। क्या ऐसा है? किट के दादा ने हुआन फैंग की ओर देखा और सहजता से कहा, मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि जिस हत्यारे ने मेरे पोते को मारा है, मेरे पोते को मारने के बाद क्या आपने राष्ट्रपति हुआन को देखा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है? अफवाहें, ये सब अफवाहें हैं। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये वही हत्यारा हो सकता है जिसने यंग मास्टर किट को मारा है। वह जानता है कि मेरे और यंग मास्टर किट के बीच संघर्ष है, इसलिए वह मुझे यंग मास्टर किट को मारने वाले हत्यारे को फंसाना चाहता था। मैं उसे नहीं जानता और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। किट के दादा ने सिर हिलाया। ये पता नहीं था कि उन्हें हुआन फैंग की बातों पर यकीन हुआ या नहीं, लेकिन उन्होंने अचानक कहा, मैंने सुना है कि राष्ट्रपति हुआन और मो सिटी के वो परिवार के वो हाउस सहपाठी हैं। हाँ, हम विश्वविद्यालय के सहपाठी हैं। हमने पहले जियांग प्रांत में एक सभा की थी। पिछली बार जब मैं मो सिटी गया था तो मैं उससे मिलना चाहता था। चलो एक दूसरे को जानते हैं। अंत में वो बहुत व्यस्त था, हमारे पास समय नहीं था और हमें उम्मीद नहीं थी कि उसके परिवार के साथ ऐसा कुछ होगा। हुआन फैंग ने कहा, राष्ट्रपति हुआन को वो परिवार के बारे में भी पता है। बेशक हुआन फैंग ने इनकार नहीं किया। आखिरकार वो हाओ और मैं सहपाठी हैं। यूनिवर्सिटी में हमारा रिश्ता है। हालांकि इसे बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बुरा भी नहीं है। वह मो सिटी में मेरा एकमात्र सहपाठी भी है। उसके मामले में मैं स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह करता हूँ। आह, कितनी अफसोस की बात है। मुझे आश्चर्य है कि उनके परिवार ने ऐसा बदला लेने के लिए किसको नाराज किया है। क्या राष्ट्रपति हुआन के पास कोई संदिग्ध लक्ष्य है? बच्चे के दादा ने पूछा। नहीं, हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वो हाओ को जानता हूँ, लेकिन मैं उसके निजी मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं उसके परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनके परिवार का किससे झगड़ा है। हालांकि उनका परिवार व्यापार करता था और उनकी आवाज काफी ऊंची थी। हो सकता है कि उन्होंने व्यापार जगत में किसी को नाराज कर दिया हो। इस बिंदु तक बोलते हुए हुआन फैंग रुक गया। किट के दादा को देखा और कहा, क्या आप वो परिवार से भी परिचित हैं? मैं उनसे परिचित नहीं हूँ। मैंने उनके बारे में सिर्फ सहयोग से सुना है, इसलिए मैं उनके बारे में चिंतित हूँ, किट के दादा ने कहा। लेकिन राष्ट्रपति हुआन ने मुझे सच नहीं बताया। मैं गलती से किसी से मिला, एक महिला, वह भी तुम्हारी सहपाठी है। बेशक वह वो हाओ की सहपाठी भी है।
हालांकि उसके मुंह से राष्ट्रपति हुआन और उस वू हाओ के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। ये कौन है? हुआन फेंग ने पूछा, लेकिन उसके दिमाग में एक नाम आया। वान तोंग तोंग। राष्ट्रपति हुआन को उससे परिचित होना चाहिए। वह आपकी विश्वविद्यालय की सहपाठी है। मैंने सुना है कि वह कॉलेज में राष्ट्रपति हुआन के साथ एक ही टीम में है। वान तोंग तोंग बहुत सुंदर है और वह राष्ट्रपति हुआन के लिए एक अच्छा मैच है। हुआन फेंग ने मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था। जब किट के दादा ने एक महिला कहा तो उसे वान तोंग तोंग का ख्याल आया। ये कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच ये कहा जा सकता है कि उसका केवल वान तोंग तोंग से कुछ संबंध था। हालांकि बाद में ये टूट गया था। बेशक हुआन फेंग को दादाजी किट की कही बात पर यकीन नहीं हुआ। वह वान तोंग तोंग को ढूंढ सकता था और यूनिवर्सिटी में वान तोंग तोंग के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानता था। यह निश्चित रूप से सहयोग नहीं था। इसकी जांच की गई होगी। इसका मतलब ये भी था कि दूसरे पक्ष को वास्तव में उस पर शक था, अन्यथा वह अपना मामला सामने नहीं लाता। जांच इतनी स्पष्ट थी। ये सही है। हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा, वान तोंग तोंग और मैं विश्वविद्यालय में सहपाठी हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में थे तब हम प्रेमी नहीं थे और अब ये और भी कम सच है। मेरी अपनी महिला है। जहाँ तक वू हाओ के साथ मेरे खराब रिश्ते के बारे में उसने जो कहा, ये सही है। हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा, वान तोंग तोंग और मैं विश्वविद्यालय में सहपाठी हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में थे तो हम प्रेमी नहीं थे और अब ये और भी कम सच है। मेरी अपनी महिला है। जहाँ तक वू हाओ के साथ मेरे खराब रिश्ते के बारे में उसने जो कहा, मुझे लगता है कि वह सिर्फ दुर्भावना से आहत थी। वह महिला कुछ समय पहले मेरे पास आई थी और मेरी महिला बनना चाहती थी। आप जानते हैं, मेरे जैसे लोग, मैं अब ऐसी महिला के लिए कैसे गिर सकता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए सहमत नहीं था। शायद वह मुझसे नाराज थी। ये जानते हुए कि वू हाओ के परिवार के साथ कुछ हुआ था, उसने यह मामला मेरे पास भेज दिया। मुझे लगता है कि उसने जो कहा वह और भी अप्रिय होगा। शायद वही भी कह सकती है कि मैंने ही वू हाओ को मारा था। किट के दादा ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है। उसने यही कहा था। वू हाओ की मौत के बाद वान तोंग तोंग को बहुत डर लगा। आखिरकार उसने और वू हाओ ने मिलकर हुआन फेंग से निपटने की योजना बनाई थी। अब वू हाओ और यहाँ तक कि वू हाओ का परिवार भी मर चुका था। वान तोंग तोंग के विचार में हुआन फेंग को इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बदला लेने से बहुत डरती थी। इसलिए जब किट के दादा ने इस मामले की जांच की तो उसने कहा कि यह मामला हुआन फेंग द्वारा किया गया था। उसे उम्मीद थी कि हुआन फेंग बदकिस्मत होगा और उसके पास फिर से उसके लिए परेशानी पैदा करने का मूड और क्षमता नहीं होगी। हुआन फेंग का अनुमान सही था। वान तोंग तोंग ने जो कहा वह ये सुनना बहुत अप्रिय था। इसके अलावा उसने कहा कि हुआन फेंग और वू हाओ के बीच संबंध बहुत खराब थे। उसने ये भी घोषणा की कि यह हुआन फेंग था जिसने ये किया, और यह वान तोंग तोंग के शब्दों के कारण भी था। किट के दादा, उसके दिल में वह हुआन फेंग पर और भी अधिक संदिग्ध हो गया था। उसे पहले से ही अपने दिल में हुआन फेंग पर शक था और अब वह और भी अधिक निश्चित था। आखिरकार वू हाओ और उसके पिता की मौत बहुत अजीब थी। उसने ये भी सुना था कि वू हाओ ने हुआन फेंग की हत्या करने के लिए किसी को भी ढूंढ लिया था। हालांकि ये भी एक विफलता थी। यह उसके पोते की स्थिति के समान था। वू हाओ और उसके पिता के लिए अगर हुआन फेंग मारा गया था तो इसका मतलब था कि हुआन फेंग जानता था कि हत्यारा कौन था। ये बदला था। उसके पोते की मौत हुआन फेंग के बदला लेने के कारण होनी चाहिए। इसके अलावा जब हुआन फेंग जर्मनी गया था तो उसने चुपके से अपने पोते की एक टांग तोड़ दी थी। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि हुआन फेंग बदला लेने वाला आदमी था। उन दोनों के बीच पहले से ही एक दुश्मनी थी। हालांकि उस समय उसके पास कोई सबूत नहीं था और इस बार भी उसके पास कोई सबूत नहीं था। बेशक इससे उस पर शक करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि किट के दादा ने हुआन फेंग की शांत अभिव्यक्ति को देखा और कोई दोष नहीं पाया। उनके दिल में उन्होंने हुआन फेंग की शांति की प्रशंसा की। मुझे पता था कि वह ऐसा ही कहेगी, ये दुष्ट महिला। हुआन फेंग ने धर्मी होने का नाटक किया और कहा, सौभाग्य से मैंने उसे अतीत में नहीं लिया था। हाँ, ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। खाना खाओ, खाना खाओ। तुम्हारे देश के व्यंजनों का स्वाद वाकई बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। बच्चे के दादा ने कहा। हाँ, ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। खाना खाओ, खाना खाओ। तुम्हारे देश के व्यंजनों का स्वाद वाकई बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ से जाने का साहस नहीं कर सकता। बच्चे के दादा ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाने का साहस नहीं कर सकते तो यहाँ कुछ और समय के लिए रुक जाओ। हुआन फेंग ने कहा, क्या राष्ट्रपति हुआंग हमारा स्वागत करेंगे? बच्चे के दादा ने पूछा। आपका स्वागत है, निश्चित रूप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम सभी हुआक्सिया के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हुआन फेंग ने कहा। 1803 यह अंततः यहाँ है। 3 इसके बाद माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। वे दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। अगर ये कोई बाहरी व्यक्ति होता, ये बताना मुश्किल था कि वे दोनों एक दूसरे से सावधान थे। वे ये भी नहीं बता पाएंगे कि किट के दादा ने कुछ समय पहले ही एक पोते को खोया था। उन दोनों ने खाना खाया और बातें की। हुआन फेंग अब वो गुस्सैल स्वभाव का नहीं रह गया था जो अभी स्कूल से निकला था। वह समझ गया था कि किट के दादाजी की बातों का क्या मतलब था और वह इससे निपट सकता था। इस वजह से डिनर खत्म होने तक यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। किट के दादा ने हुआन फेंग को कार में भेजा और पीछे से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। हालांकि जब हुआन फेंग की कार वहाँ नहीं थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान जल्दी से गायब हो गई और उसकी जगह एक उदास भाव ने ले ली। इस समय 40 के दशक का एक आदमी उसके पास आया। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया। ये हुआन फेंग सरल नहीं है। वह बहुत छोटा है लेकिन वह उथला नहीं है। मुझे वास्तव में उसमें कोई दोष नहीं मिला, भले ही मुझे पहले से ही उस पर बहुत भरोसा है। उसने ही मेरे पोते को मारा था, लेकिन उसने ये बहुत अच्छी तरह से किया। इसने दूसरों के लिए पता लगाना असंभव बना दिया। जैसी की उम्मीद थी, इतनी कम उम्र में जिस व्यक्ति ने ऐसे परिणाम हासिल किए हैं वह सरल नहीं है। दादाजी, बच्चे ने धीमी आवाज में कहा। बच्चे के दादा ने आज हुआन फेंग को खाने पर आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें हुआन फेंग के बारे में संदेह था। वह हुआन फेंग का परीक्षण करना चाहता था और फिर उसने अपने विचारों की पुष्टि की उनके दृष्टिकोण से। हालांकि हुआन फेंग ने कुछ सफलताएं हासिल की थी, फिर भी वह बहुत बुरा था। उसके लिए बहुत अधिक चतुराई रखना असंभव था। अपनी खुद की जांच के तहत
जब तक हुआन फेंग में कमजोरी का कोई निशान दिखाई देता, वह उसे खोज पाने में सक्षम होगा। अंत में हुआन फेंग के प्रदर्शन ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जब हुआन फेंग ने उसके सवालों का जवाब दिया तो हालांकि वह ये नहीं कह सकता था कि कोई खामी नहीं थी, फिर भी इसे हमेशा समझाया जा सकता था। इसके अलावा शुरू से अंत तक उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, केवल शांति और आत्मविश्वास था। किरके दादा ने शायद ही कभी युवा लोगों में ऐसा व्यवहार देखा हो। यहाँ तक कि कुछ अमीर और अनुभवी लोग भी हुआन फेंग जितने अच्छे नहीं हो सकते। इससे किरके दादाजी के दिल में हुआन फेंग के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हुआन फेंग ने एक कार निर्माण कंपनी खोली थी। इसके अलावा ये कंपनी विदेशों में बेची जाती थी और वो सार्वजनिक कारों का शेयर धारक था। जब उसने ये खबर सुनी थी तो उसे पहले से ही दबाव का एहसास हो रहा था। आज हुआन फेंग को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद उसे लगा कि दबाव और भी ज्यादा था। की उपेक्षा नहीं करेगा। मास्टर, अगर ऐसा है तो हम उसका परीक्षण करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजते? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। वह गृहस्वामी था जिसे जीडे के दादाजी ने लाया था। सामान्य तौर पर वह किरके दादाजी को कुछ मामलों से निपटने में मदद करने का प्रभारी था। युवा मास्टर की मौत हमेशा बहुत संदिग्ध रही है। उस हत्यारे को युवा मास्टर ने पाया था, लेकिन अंत में उसने युवा मास्टर को मार डाला। इतने कम समय में वह हत्यारे को धोखा देने में सक्षम था। जाहिर है पर्दे के पीछे का व्यक्ति सरल नहीं था। मो सिटी में वो परिवार के साथ हुई घटना के अलावा इन दोनों घटनाओं के पीछे का व्यक्ति एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा वह बहुत मजबूत भी है। किरके दादा ने सिर हिलाया। उन्होंने भी यही सोचा। वास्तव में हुआन फेंग इस समय सबसे संदिग्ध व्यक्ति था। चूंकि वह दिन के दौरान इसके बारे में पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए वह कोई और तरीका सोचेगा। इसके अलावा अगर उसने गलत व्यक्ति को मार भी दिया तो क्या हुआ? ये सिर्फ एक जीवन था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। और नहीं, हुआन फेंग टेम्पोरल कार का मालिक था जो उसका प्रतिद्वंद्वी था। हुआन फेंग मर चुका था। वह टेम्पोरल कार निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। वह प्रतिद्वंद्वी को भी खत्म कर सकता था। एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारना क्यों नहीं? मैं ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसे खूबसूरती से करो। ध्यान रखना कि हुआन फेंग कमजोर न हो। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब समय आए उसे जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश करना और उसे स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर करना। अगर वह वास्तव में नहीं था तो हत्यारा कोई और था। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपने पोते को व्यर्थ नहीं मरने दे सकता, बच्चे के दादा ने कहा। हालांकि उसे संदेह था कि हुआन फेंग उसके पोते का हत्यारा था, लेकिन संभावना थी कि उसने गलती की थी। हालांकि उसे गलत व्यक्ति को मारने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह असली हत्यारे को बच निकलने नहीं देना चाहता था। उसे दूसरे पक्ष को दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। आमतौर पर वह किरके दादा की मदद करता। इससे निपटो। कुछ चीजें जो खुले में नहीं देखी जा सकती, इसलिए इस अनुभव और रिश्ते के साथ एक या कुछ लोगों को ढूंढना कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी तरफ कार में बैठने के बाद हुआन फेंग के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। इसके बजाय ये और अधिक गंभीर हो गया। भले ही वह पहले डाइनिंग टेबल पर था, वह और किरके दादाजी बात कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उन दोनों के दिलों में कुछ और ही ख्याल थे। इसके अलावा हुआन फेंग को नहीं लगा कि दूसरी पार्टी ने अभी उससे झगड़ा नहीं किया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे वास्तव में उस पर विश्वास था। दादाजी के जैसे एक व्यवसाय बूढ़े लोमड़ी पर उन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। इन लोगों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उनके लिए जो कुछ भी वह कहता था उस पर विश्वास करना असंभव था। भले ही उन्होंने जो कहा वह सच हो, फिर भी दूसरा पक्ष आसानी से उस पर विश्वास नहीं करेगा। इस तरह के मुस्कुराते बात से निपटना और भी मुश्किल था। हुआन फेंग केवल इतना जान सकता था कि दूसरे पक्ष को उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। वे कब उस पर हमला करेंगे इसका अंदाजा वह नहीं लगा सकता था। तुलनात्मक रूप से कहें तो किर जैसे लोगों में कोई सूक्ष्मता नहीं थी। अगर उन्हें कुछ कहना होता तो वे मुंह पर ही कह देते। अगर वे सीधे अपनी बात कहते तो उनसे निपटना आसान होता। हुआन फेंग को इससे पहले बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। अब हुआन फेंग जो कर सकता था वह था चौकसी बरतने की पूरी कोशिश करना। हालांकि वह सिर्फ 1000 दिनों तक ही चोरों को पकड़ सकता था। 1000 दिनों तक चोरों से चौकसी रखने की कोई वजह नहीं थी। हुआन फेंग अपने आसपास के माहौल को इतना तनावपूर्ण नहीं रख सकता था, इससे उसकी जिंदगी पर असर पड़ता। इसलिए हुआन फेंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर दुश्मन ने निकट भविष्य में कोई कदम नहीं उठाया तो हुआन फेंग हमला करने की पहल करेगा। वह दूसरे पक्ष के पहले कदम उठाने का इंतजार नहीं करेगा। हालांकि हुआन फेंग के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था। किरके दादा ने फिर भी पहला कदम उठाया। यह उनके खाने के बाद तीसरी रात थी। हुआन फेंग, सुयुमो और दूसरी लड़कियां चांद को निहारते हुए और एक दूसरे से बातें करते हुए ऊपरी मंजिल पर थी। जैसे ही वह सोने जा रहा था, विला में सुरक्षा का प्रभारी व्यक्ति वह उसके पास आया और उसे एक खबर सुनाई। इस विला में हुआन फेंग और उसकी महिला के अलावा बाकी सभी लोगों को हुआन फेंग द्वारा स्टोरेज बॉक्स से सीधे बदला गया था। न केवल उनके पास शानदार कौशल थे, बल्कि उनकी वफादारी भी बहुत अधिक थी। कोई समस्या भी नहीं होगी। इसलिए यही कारण था कि हुआन फेंग अपनी और अपनी महिला की सुरक्षा को लेकर इतना आश्वस्त था। वह उन्हें इन लोगों की सुरक्षा के लिए छोड़ देगा और उसे उन्हें रिश्वत दिए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आधी रात को उनकी हत्या कर दी जाए या उन्हें सब्जियों में नशीला पदार्थ दे दिया जाए। बेशक हुआन फेंग, सुयुमो और दूसरी लड़कियों में खुद की रक्षा करने की क्षमता थी। वे कमजोर नहीं थे, खासकर हुआन फेंग जिसके असली दुनिया में दुश्मन थे। हालांकि चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके लिए लापरवाह न होना असंभव था। एक बार विला में नौकरानियों को रिश्वत दे दी गई तो उनसे बचाव करना असंभव होगा। इस वजह से हुआन फेंग ने स्टोरेज बॉक्स से बदले गए लोगों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया था। विला के आसपास कितने बिन बुलाए मेहमान हैं? हुआन फेंग ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, 10-10 लोग हैं जिनके पास हथियार हैं। सबके पास गर्म और ठंडे हथियार हैं। नौकरानी ने जवाब दिया। वे आखिरकार यहाँ आ गए। हुआन फेंग मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक भी थी। उसे अपने दिल में राहत भी महसूस हुई। अगर इन लोगों के साथ कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो ये किरके दादा द्वारा भेजे गए लोग होने चाहिए। किरके दादा ने उस पर हमला किया था।
हुआन फेंग हैरान नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष ने विला पा लिया था। हुआन फेंग की राय में ये सबसे अच्छा था। ये दूसरे पक्ष द्वारा उसकी महिला पर गुप्त रूप से हमला करने से बेहतर था। सु यूमो और अन्य लड़कियां कुशल थी और हुआन फेंग द्वारा चारों ओर अंगरक्षक भी रखे गए थे। हालांकि अगर दूसरे पक्ष ने वास्तव में कुछ योजना बनाई थी तो इससे बचना बहुत मुश्किल होगा। और अब दूसरा दल उसे ढूंढने आया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह अभी भी वहाँ था। विला में नौकर चाकर ही उन लोगों के लिए एक घड़ा पानी पीने के लिए पर्याप्त थे। हुआन फेंग, क्या हुआ? सु यूमो ने पूछा और अन्य लड़कियों ने भी चिंता से पूछा। कुछ नहीं है, बस कुछ दुश्मन हैं। हालांकि ये सब मेरी उम्मीद के मुताबिक ही है, चिंता की कोई बात नहीं है। हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं है, बस कुछ दुश्मन हैं। हालांकि ये सब मेरी उम्मीद के मुताबिक ही है, चिंता की कोई बात नहीं है। हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब लड़कियों ने हुआन फेंग का चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि वे जल्दी में नहीं है। उन्हें राहत भी महसूस हुई। चूंकि हुआन फेंग ने ऐसा कहा था, उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को अभी भी हुआन फेंग पर बहुत भरोसा था। मैं यह मामला तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, इसे साफ सुथरा करो, उन सभी को मत मारो, मुझे उनमें से 2 दे दो। हुआन फेंग ने नौकर से कहा। ठीक है युवा स्वामी, नौकर ने कहा। नौकर ने सिर हिलाया और आदेश प्राप्त करने के बाद चला गया। यह उनके लिए कोई मुश्किल मामला नहीं था। भले ही वे 10 लोग थे और वे सभी हथियारबंद थे। हालांकि इस विला की सुरक्षा ऐसी चीज नहीं थी जिसे बाहरी लोग समझ सके। पीटर, स्थिति कैसी है? इस समय विला के बाहर काले कपड़े पहने 10 लोग खड़े थे। उन्होंने विला को घेर लिया और चालाकी से काले कपड़ों का रंग उधार ले लिया और अपनी खुद की छिपने की क्षमता के साथ वे आसपास के स्वागत में विलीन हो गए। आम लोगों के लिए इसे नोटिस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सिर्फ आम लोगों के लिए था। इस विला में कोई आम लोग नहीं थे। सबसे कमजोर व्यक्ति भी दूसरे दर्जे की चोटी की क्षमता रखता था। कोई आम व्यक्ति उसकी तुलना कैसे कर सकता था? अरे यहाँ बहुत ज्यादा निगरानी उपकरण हैं। मैंने उनमें से कुछ को पहले ही हैक कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या और भी है। इस विला का मालिक इन चीजों को छिपाने में बहुत माहिर है। काले कपड़े पहने एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा। ये लोग यहाँ करीब 5 मिनट से थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इसके बजाय वे यहाँ निगरानी कैमरों को हैक करने और फिर अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। उनके हिसाब से वे बहुत अच्छी तरह से छिप गए, हालांकि वे पहले ही यहाँ 5 मिनट बर्बाद कर चुके थे। हालांकि विला में मौजूद लोगों के लिए उन्हें ढूंढ पाना असंभव था। 1804 अंधेरे में हमला और इन लोगों को यह नहीं पता कि जब वे यहाँ पहुंचे तो 10 सेकंड से भी कम समय में विला में मौजूद नौकरानियों ने उन्हें ढूंढ लिया, जिसका श्रेय पूरे विला की सुरक्षा व्यवस्था को जाता है। बाहर काले कपड़े पहने लोगों ने काफी संख्या में निगरानी कैमरे खोज निकाले थे। हालांकि ये केवल सतह पर थे, जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत सारे निगरानी उपकरण भी थे। सतह पर वे केवल आंखों और कानों को ढक रहे थे। विला में असली सुरक्षा सुविधाएं निगरानी उपकरण थे जो दूसरों को नहीं मिल सकते थे। ये उपकरण वास्तविक जीवन में बाजार में बिकने वाले उपकरण नहीं थे। वे सभी विशेष रूप से हुआन फेंग द्वारा स्टोरेज बॉक्स से बदले गए थे। आखिरकार हुआन फेंग अभी भी खुद और अपनी महिला की सुरक्षा को बहुत महत्व देता था। सुरक्षा के मामले में वह पैसे खर्च करने के लिए भी बहुत इच्छुक था। और जिन कैमरों से उसने अपना कारोबार संभाला उनमें न केवल छिपाने की उच्च क्षमता थी, बल्कि बहुत सारा पैसा भी था। इसके अलावा वे बेहतर निगरानी भी कर सकते थे। वे और भी दूर थे और उनमें मेमोरी और अलार्म फंक्शन भी थे। जो लोग पहली बार विला के आसपास दिखाई दिए थे और लंबे समय तक रुके थे, ये उपकरण अलार्म भेजते थे। फिर निगरानी देखने के लिए जिम्मेदार नौकर जो अलार्म का न्याय कर रहे हैं, क्या वे कोई गलत काम कर रहे हैं। और अब बाहर के लोग साफ तौर पर अच्छे नहीं थे। उनके पहनावे से लेकर उनके कामों तक ये साफ दिख रहा था। ये हो गया। विला की निगरानी प्रणाली को हैक करने के प्रभारी व्यक्ति ने उत्साह से कहा। हालांकि विला की निगरानी प्रणाली बहुत शक्तिशाली है, यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, चूंकि निगरानी प्रणाली हैक हो गई है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। इस बार कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। लक्ष्य कौन है, आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार लक्ष्य बहुत मजबूत हो सकता है। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। काले रंग के पुरुषों में से एक, जो स्पष्ट रूप से नेता था, ने कहा। हालांकि दूसरों को इसकी परवाह नहीं थी। इस तरह के जैसे ऑपरेशन के लिए वे पहले ही अनगिनत बार इसे अंजाम दे चुके थे। इसके अलावा उनके निशाने पर आमतौर पर समाजसेवी या अंगरक्षक होते थे। हालांकि अंतिम परिणाम ये था कि उन्होंने सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और हर बार उनके दिमाग में यह बात आती। उनकी राय में ये पूरी तरह से अनावश्यक था। न केवल उनके पास अत्यंत शक्तिशाली कौशल थे, इसके अलावा उन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव था। इस बार यह एक और गुप्त हमला था। चाहे लक्ष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इससे उन्हें बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। बॉस, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। ये सही है। मैंने सुना है कि इस लक्ष्य के साथ कई महिलाएं हैं। जब समय आएगा तो मुझे पहले अच्छा समय बिताना होगा। ठीक है, चीन आना आसान नहीं है। मैंने अभी तक चीन की महिलाओं का स्वाद नहीं चखा है। मैंने सुना है कि उनके शरीर बहुत कोमल होते हैं। बस बहुत हो गया। जब तक तुम लोग इस मिशन को पूरा करोगे, मुझे इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि तुम उन महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हो। हालांकि यह मिशन पूरा होने के बाद होगा। क्या तुम समझ रहे हो? नेता ने कहा। समझा, बहुत अच्छा, चलो चलें। इतना कहने के बाद नेता ने आगे बढ़कर हल्की सी छलांग लगाई। फिर उसके दाहिने हाथ ने विला की दीवार को पकड़ लिया। हालांकि विला की दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन अभी भी लगभग 3 मीटर ऊंची कुछ दीवारें थी। लेकिन आदमी ने उन्हें आसानी से पकड़ लिया। उसके बाद वह फुर्ती से घुमा और विला में उतर गया। उसके पीछे खड़े दूसरे लोगों ने भी यही किया। वे बड़ी आसानी से विला में घुस गए। जब वे उतरे तो उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे वहाँ मौजूद ही नहीं है। अरे, तुम्हारे पास कुछ हुनर है। विला के अंदर हुआन फेंग, सुयुमो और दूसरी लड़कियां आराम करने नहीं गई। इसके बजाय कंट्रोल रूम में उन्होंने विला के आंगन में स्थिति को देखा। आखिरकार विला में हर जगह निगरानी कैमरे लगे हुए थे, इसलिए जिन लोगों को लगा कि उन्होंने विला में पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है, वे हुआन फेंग और बाकी लोगों को साफ दिखाई दे रहे थे। वे उनके चेहरों पर गर्व के भाव भी देख सकते थे। ये लोग कौन हैं? ये चीन से नहीं लग रहे हैं। सुयुमो ने वीडियो देखा और पाया कि यह स्पष्ट रूप से एक श्वेत चमड़ी वाला व्यक्ति था।
हाँ, वे विदेश से होने चाहिए। ये लोग वाकई बहुत साहसी हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वे यहाँ हैं, इसलिए वे यहाँ से जाने के बारे में भूल सकते हैं, कुआन फेंग ने कहा। कुआन फेंग इन लोगों की पहचान का अंदाजा तो लगा सकता था, लेकिन उसे उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी ये लोग मास्टरमाइंड के हाथों में महज औजार थे। जहाँ तक उस खास शरीर की बात है, तो अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया था। कुआन फेंग को किड के दादाजी में बहुत दिलचस्पी थी, जो उनके पीछे थे। वह और किड, जैसा कि दादा और पोते की जोड़ी से उम्मीद की जाती है, उन्होंने वही तरीका अपनाया। हालांकि ये स्पष्ट था कि किड के दादाजी ने आज किसी को काम पर रखा था, उसे और मजबूत होना था। जब हुआन फेंग और अन्य लोग सामान्य रूप से बातचीत कर रहे थे, तो बाहर मौजूद लोगों के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। वे लोग विला की इमारत की ओर भाग रहे थे। विला का आंगन छोटा नहीं था, इसलिए भागकर वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। बेशक इसमें सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। उन्हें नहीं लगता था कि 1 मिनट से भी कम समय में कुछ हो सकता है। फिर सचमुच कुछ हुआ। कुछ ही देर बाद वे इमारत की ओर भागने लगे। अचानक कुछ हुआ। पीछे काले कपड़े पहने वह आदमी, उसका दौड़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया। फिर उसकी आंखें संदेह और अविश्वास से भर गईं। फिर डर और दर्द। अंत में उसने अनिच्छा से अपनी गर्दन पकड़ ली। एक कश के साथ वह जमीन पर गिर गया और कुछ देर तक संघर्ष करता रहा। कोई हलचल नहीं हुई। रुकना। आगे बढ़ रहे कुछ लोगों ने तुरंत स्थिति को देखा। नेता ने तुरंत सभी को रुकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने जल्दी से एक घेरा बना लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर दिशा में बंदूकें तानने वाले लोग मौजूद हों। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुश्मन के सामने आते ही उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। नेता जल्दी से उस व्यक्ति के पास आया जो जमीन पर गिर गया था। उसने नीचे बैठकर स्थिति का जायजा लिया। इस समय काले कपड़े पहने व्यक्ति जो जमीन पर गिर गया था, कोई आवाज नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। ये स्पष्ट था कि वह हमेशा के लिए पछतावे के साथ मर गया था। शायद उसे मरने तक पता भी नहीं था कि क्या हुआ था। उसकी गर्दन से खून बहता रहा। खून जमीन पर बहता रहा और उसकी गर्दन में एक छोटा सा तीर फंसा हुआ था। तीर उसकी पूरी गर्दन को चीरता हुआ निकल गया। उसने उसका गला काट दिया। जब काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने ये देखा, तो वह भौचक्का रह गया और बोला, हमारी पोल खुल गई है। लक्ष्य को पता है कि हम यहाँ हैं। ये कैसे संभव है? उन्होंने हमें कैसे खोजा? अन्य सदस्य स्पष्ट रूप से इस मामले को स्वीकार करने में असमर्थ थे। आखिरकार वे पहले भी अनगिनत बार इस जगह पर घुसपैठ कर चुके थे। हर बार यह आसानी से हो जाता था। इस बार उन्हें इतनी जल्दी कैसे खोजा जा सकता है? आखिरकार वे केवल 10 सेकंड के लिए विला में प्रवेश किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वे बाहर थे तभी उन्हें खोज लिया गया था? इसलिए विला में मौजूद लोग तैयार थे। लेकिन ये कैसे संभव था? जब वे बाहर होते थे तो वे खुद को छिपाने के लिए बहुत सावधान रहते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रकाश में न आए। इसके अलावा उनके आसपास कोई कैमरा नहीं था जो निगरानी के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट था। उन्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट रूप से तैयार है। नेता खड़ा हुआ और बाग की आंखों से चारों ओर देखने लगा। हालांकि चारों ओर अंधेरा था। शुरू में उसने सोचा कि रात उनके लिए सबसे अच्छा आवरण है। हालांकि अब रात को देखते हुए उसे लगा कि अंधेरे के पीछे एक भयंकर बाग छिपा हुआ है जो उन्हें लालच से देख रहा है। एक बार जब वे कोई खामी प्रकट करते हैं तो उन्हें खा लिया जाएगा। युद्ध संरचना में आगे बढ़ो, सभी सतर्क रहो, काले रंग के लोगों के नेता ने कहा। हालांकि उन्हें पहले ही खोज लिया गया था, फिर भी उन्होंने इस मिशन को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर उन्हें खोज लिया जाता तो ये सिर्फ एक गुप्त हमला होता। ये सिर्फ एक जबरदस्त हमला होता। वे न केवल गुप्त हमलों में अच्छे थे, भले ही एक सीधा हमला ही क्यों न हो। वे डरते भी नहीं थे। यह उनका पिछला रिकॉर्ड था। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिला। टीम के अन्य सदस्यों ने चुपचाप सिर हिलाया और सावधानी से आगे बढ़ते रहे। वे अब पहले जैसे नहीं थे, बिना किसी और बात की परवाह किए आगे बढ़ते रहे। दुश्मन कहीं छिपा हुआ था जिसे वे देख नहीं सकते थे। उन्हें एक ही समय में आगे बढ़ना था। उन्हें एक ही समय में चौकन्ना भी रहना था। उन्होंने युद्ध के लिए एक गठन बनाया और आगे बढ़ते रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर दिशा पर नजर रखी जा रही है। उसके बाद इससे उन्हें पूर्ण सुरक्षा नहीं मिली। उनके जाने से 5 मीटर से भी कम दूरी पर एक और तीर उड़कर आया। ये तीर तेज था और इसे आसपास की रात की सुरक्षा भी मिली हुई थी। यह उन स्नाइपर राइफलों, काले कपड़ों वाले लोगों से कम प्रभावी नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक और व्यक्ति को गोली मार दी गई। इस बार जिस जगह तीर मारा गया वह दिल था। तीर सामने से मारा गया था, इसे पीछे से मारा गया था। क्लॉप, काले कपड़े वाला आदमी फिर से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार वह तुरंत नहीं मरा। उसने संघर्ष किया और कहा, 3 बजे की दिशा में। वह तीर बगीचे से 3 बजे आया था। ये कहना जरूरी था कि काले कपड़ों वाले इन लोगों में लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता थी। जब काले कपड़े वाले आदमी ने दिशा बताई तो वे पहले से ही बगीचे पर निशाना साध चुके थे और तुरंत गोली चला दी। गोलियां बगीचे में लगे फूलों और पेड़ों पर लगी, जिससे पत्ते और फूल हर जगह उड़ गए। कई शाखाएं भी टूट गईं। सौभाग्य से ये लोग छिपकर हमला करने के इरादे से आए थे। वे नहीं चाहते थे कि मामला हाथ से निकल जाए और पुलिस को पता चल जाए, इसलिए सभी बंदूकों में साइलेंसर लगे हुए थे। वरना इतने सारे लोग एक साथ गोली चला रहे थे, यहाँ तक कि हर विला के बीच भी। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था और यह आसपास के विला में रहने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करता। और अब इतनी तीव्र गोलीबारी दूर तक नहीं फैल सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों को इसका पता नहीं चलेगा। और अब इतनी तीव्र गोलीबारी दूर तक नहीं फैल सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों को इसका पता नहीं चलेगा। हालांकि हुआन फेंग, जो निगरानी कक्ष में था, ने भौहें सिकुड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, इन लोगों ने मेरे बगीचे के साथ क्या किया? नहीं, मुझे बाद में उनसे इसकी कीमत वसूलनी होगी। 1805 निराशा शून्य काले कपड़े पहने लोग काफी देर से लड़ रहे थे और उन्होंने काफी गोलियां चलाई थी। हालांकि उन्हें एक भी चीख सुनाई नहीं दी। इसके अलावा बगीचे से अब कोई हलचल भी नहीं थी। काले कपड़ों में सजे लोगों के नेता ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि सभी लोग गोली चलाना बंद कर दे। फिर वह सभी को बगीचे की ओर ले गया। जब वे बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने पाया जहां उन्होंने गोली चलाई थी वहां बहुत सी शाखाएं और फूल नष्ट हो गए थे। हालांकि वहां किसी व्यक्ति की परछाई तक नहीं थी। काले कपड़े पहने आदमी ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उसे लगा कि स्थिति वाकई परेशानी वाली है। विला में रहने वाले लोग उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर थे।
चलो आगे बढ़ते रहें, काले रंग के लोगों के नेता ने कहा। इस समय वे केवल आगे बढ़ना ही चुन सकते थे। जब तक वे हुआन फैंग को पकड़ सकते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वे काले कपड़े वाले आदमी से भी ज्यादा उत्सुक थे। उनके 2 आदमियों को विला में मौजूद लोगों ने मार डाला था, लेकिन उन्होंने उनकी परछाई तक नहीं देखी थी। इससे वे बहुत दुखी थे। उन्होंने कसम खाई कि वे विला में मौजूद सभी लोगों को मार डालेंगे। 2 मृत साथियों का बदला। फिर हालांकि हर कोई बदला लेना चाहता था, लेकिन इस समय यह अब उतना आसान नहीं था जितना पहले था। यह एक तिरस्कारपूर्ण रवैया भी था। जाहिर है 2 साथियों की मौत इसने उन्हें ये समझा दिया था कि विला में लोग वध के लिए इंतजार कर रहे भीड़ नहीं थे। यह एक खूंखार बाग था, लेकिन चाहे वह एक खूंखार बाग ही क्यों न हो, वे डटे नहीं थे। इससे पहले जब वे किसी मिशन पर थे तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति का सामना किया था जो इससे भी ज्यादा खतरनाक थी, और वे आसानी से मिशन पूरा करने में सक्षम थे। उन्हें विश्वास था कि वे इस बार भी मिशन पूरा कर सकते हैं। हालांकि जब वे 10 कदम से भी कम दूरी पर थे, एक और व्यक्ति को तीर लगा। इस बार काले कपड़े पहने आदमी की मौत नहीं हुई। तीर उसके पैर में लगा और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। ये फव्वारे के पास है। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसने अपने साथी को ऊंची आवाज में याद दिलाया। पहले तो वे चुप्पी से घुस आए थे और उसकी हत्या करना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष को पहले से ही पता था कि वे आ रहे हैं, इसलिए अब छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए इतनी धीमी आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। चटचट फव्वारे की ओर गोलियों की बौछार हुई। वहाँ काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को तेजी से जाते हुए देखा। गोलियां पानी पर लगी और अनगिनत छींटे पैदा किए, लेकिन वे उस काले व्यक्ति को नहीं मार पाए जो वहाँ से चला गया था। पीछा करो, काले कपड़े पहने लोगों का नेता चिल्लाया। लक्ष्य पाना आसान नहीं था। वह दूसरे पक्ष को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। अगर दूसरा पक्ष उन पर छिपकर हमला करता रहा तो वे सुरक्षित रूप से विला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने अपनी टीम के एक सदस्य को घायल व्यक्ति की देखभाल के लिए छोड़ दिया और बाकी लोग उसके पीछे चले गए। हालांकि कुछ दर्जन कदम चलने के बाद उन्हें अचानक पीछे से 2 दयनीय चीखें सुनाई दी। काले कपड़े पहने लोग अचानक पीछे मुड़े और पीछे देखा तो पाया वे 2 लोग जो पीछे रह गए थे वे पहले ही लाशों में बदल चुके थे। कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उनकी छाती पर एक तीर लगा हुआ था। कुछ ही समय में वे अपने 4 साथियों को खो चुके थे। अभी वे विला के घर में भी नहीं घुसे थे। वे अभी भी बाहर लॉन के पास ही थे। इस स्थिति ने काले वस्त्र पहने हुए बचे हुए लोगों को भी पीला कर दिया। साथ ही वे घबरा भी गए। उनका प्रतिद्वंद्वी उनकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि उनके पास अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। अब तक उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल भी नहीं किया था। दूसरे पक्ष के आंकड़े को देखकर ही पता चलता है कि वे पहले ही 4 लोगों को खो चुके थे। उनकी लगभग आधी लड़ाकू शक्ति खत्म हो चुकी थी। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? टीम के एक सदस्य ने पूछा। उनके लिए यह विला उनके अपने घर लौटने जैसा था। वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि देखने में ये जगह बाग की मान जैसी थी, जिससे उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। नेता ने विला को देखा जो उनसे बहुत दूर नहीं था। हालांकि वो उनसे बहुत दूर नहीं था। हालांकि उसे लगा कि जैसे उन्हें अलग करने वाली एक प्राकृतिक खाई थी। इसे पार करना मुश्किल था। उसे सहज रूप से लगा कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो वे लोगों को मरते रहेंगे। अंत में वे विला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पीछे हटो। हालांकि वह अनिच्छुक था, काले रंग के लोगों का नेता, फिर भी उसने निर्णायक रूप से आदेश दिया। दुश्मन की रक्षा बहुत मजबूत थी। इसके अलावा वे पहले से ही तैयार थे। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। जब बाकी लोगों ने नेता की बातें सुनी तो उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। यह ऐसी स्थिति थी जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अतीत में चाहे मिशन कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, उन्हें अभी भी भरोसा था वे अंत में इसे पूरा करने में अवश्य सक्षम होंगे। हालांकि इस बार ये स्पष्ट रूप से अलग था। उन्हें खुद पर कोई भरोसा नहीं था और वे अपने विरोधियों के बारे में भी नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पास कितने लोग हैं और उनके विरोधी कितने शक्तिशाली हैं। जाहिर है नियोक्ता ने उन्हें पहले जो भरोसा दिया था वह तैयार नहीं था। इस विला में ये स्पष्ट था कि लक्ष्य शक्तिशाली कौशल वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था। एक से अधिक अन्य व्यक्ति भी थे जो बहुत शक्तिशाली थे। चूंकि उन्होंने पीछे हटने का फैसला कर लिया था, इसलिए काले कपड़े पहने लोग रुके ही नहीं। उन्होंने अपने 4 साथियों की तरफ भी नहीं देखा जो मर चुके थे। वे जल्दी से भाग निकले, पहले से भी ज्यादा तेज। वह और भी तेज था। तुम जाना चाहते हो? मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। हुआन फैंग ने भाग रहे काले कपड़े वाले आदमी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हुआन फैंग, मैंने पाया कि आप टीवी पर उन बुरे लोगों की तरह दिखते हैं। ज़ीमिंग जियाओ ने हुआन फैंग को देखा और अचानक कहा। हुआन फैंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। बाकी सभी लड़कियां मुस्कुराने लगी। हुआन फैंग ने दुखी होकर कहा, मैं बुरे लोगों की तरह कैसे हूँ? बाहर जो लोग हैं वे बुरे लोग हैं, ठीक है। ज़ीमिंग जियाओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कुछ नहीं कहा। बेशक वह जानती थी कि बाहर जो लोग हैं वे असली बुरे लोग हैं। उसने अभी जो कहा वह सिर्फ एक मजाक था। विला में नौकरों के लिए उन्हें पहले से ही हुआन फैंग से आदेश मिले थे कि इन काले कपड़े पहने लोगों के बारे में एक समूह को मारना और एक समूह को पकड़ना उन्हें भागने देने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए इन लोगों के भागने के प्रयास के सामने वे स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं देंगे। इस प्रकार काले कपड़े पहने हुए लोग कुछ ही दूर चल पाए थे कि उन पर फिर से हमला हो गया और इस बार उन्होंने आखिरकार उन लोगों की आकृतियां देखी। उन्होंने देखा कि काले कपड़े पहने कुछ लोग तेजी से उन पर हमला कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता था कि वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें पहले से ही ऐसा होने का अंदेशा था और इसी वजह से जैसे ही नौकर दिखाई दिए उन्होंने गोलियां चला दी। हालांकि नौकरों की चाल उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेज थी। गोलियां अक्सर सिर्फ उनके प्रतिबिंबों पर ही लगती थी जहां वे 1 सेकंड पहले थे और अगले ही सेकंड में वे लोग उस जगह से जा चुके होते थे। वे 4 या 5 मीटर दूर चले जाते थे। 4 इस स्थिति ने काले कपड़े पहने उन लोगों को डरा दिया। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते नौकर पहले ही उनके पास पहुंच चुके थे। टकराना। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति बंदूक थामे हुए अभी भी गोली चलाना चाहता था। अचानक उसके जबड़े पर चोट लगी और फिर वह उड़ गया।
वह जमीन पर जोर से गिरा और उसके हाथ में बंदूक अभी भी हवा में थी। धमाका। जब वह जमीन पर उतरा तो एक आकृति ने पहले से ही उसके शरीर को दबा रखा था और उसके हाथों को मजबूती से जकड़ रखा था। उसने अपने बगल की स्थिति पर नजर डाली, उम्मीद थी कि उसके साथी आएंगे और उसे बचा लेंगे। हालांकि उसने जो दृश्य देखा उससे उसे निराशा हुई। बस कुछ ही सांसों में उनकी तरफ नेता के अलावा बाकी सभी पहले ही मारे जा चुके थे। उसने अपने बगल की स्थिति पर नजर डाली, उम्मीद थी कि उसके साथी आएंगे और उसे बचा लेंगे। हालांकि उसने जो दृश्य देखा उससे उसे निराशा हुई। कुछ ही सांसों के समय में उनकी तरफ नेता के अलावा बाकी सभी को पहले ही वश में कर लिया गया था। वे सभी उसके जैसे थे, उनके हथियार जब्त कर लिए गए थे और उनके शरीर प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। जहाँ तक काले वस्त्र पहने सरदार का प्रश्न है, वह इस समय एक दासी से लड़ रहा था। यद्यपि वह दासी के बराबर ही था, फिर भी उसका हृदय गहरी निराशा से भरा हुआ था, क्योंकि इस समय उनके इर्द गिर्द कम से कम 10 लोग थे। उसे नियंत्रित करने वाले कुछ अधीनस्थों के अलावा बाकी लोग किनारे से ठंडे दिमाग से देख रहे थे। भले ही वह अपने सामने वाले व्यक्ति से बराबरी पर क्यों न हो, फिर भी वह अपने आदमियों को बचाना चाहता था या फिर घेरे से बाहर निकलना चाहता था। ये बेहद मुश्किल था। यहाँ इतने शक्तिशाली लोग कैसे हो सकते हैं? काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने आश्चर्य से सोचा। काले रंग के लोगों का नेता कई सालों से भाड़े के सैनिकों के उद्योग में था। उसने कई लोगों को देखा था और उसके कौशल भी खराब नहीं थे। अतीत में ऐसे लोग भी थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि निश्चित रूप से ऐसे लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन आज इस छोटे से विला में वह वास्तव में इतने सारे लोगों से मिला जो उसके जैसे ही थे, उससे भी ज्यादा ताकतवर। ये बस अकल्पनीय था। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि विला के मालिक ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ इन लोगों के साथ ही काफी था। वह और दूसरे लोग दूसरे पक्ष को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के योग्य नहीं थे। इस तरह की भावना बहुत अप्रिय थी, लेकिन ये सच होने की बहुत संभावना थी। काले रंग के लोगों का नेता स्वाभाविक रूप से लड़ाई के दौरान अधिक से अधिक चिंतित हो गया और जितना अधिक वह लड़ता उतना ही अधिक घबरा जाता। अंत में उसकी हरकतें थोड़ी धीमी हो गई, जिससे एक खामी सामने आई। उसे सामने वाले व्यक्ति ने पकड़ लिया, उसकी छाती पर हथेली से वार किया। उसे बार बार पीछे धकेला गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना पैर स्थिर कर पाता, उसे पता था कि उसके पीछे कोई व्यक्ति हरकत कर रहा है। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, उसे पहले ही उड़ा दिया गया। जब वह अभी भी हवा में था, तो वह व्यक्ति जिसने पहले उसके साथ मारपीट की थी, एक चाबुक वाला पैर उसके पेट में आकर लगा, जिससे वह एक बार फिर से उड़ गया। वह जमीन पर भारी होकर गिरा और फिर अपने टीम के सदस्यों की तरह उसके हाथ और पैर पूरी तरह से नियंत्रित हो गए थे और वह विरोध करने में सक्षम नहीं था। पूर्ण विनाश की ऐसी स्थिति ने सभी काले लिबास वालों के दिलों में निराशा भर दी। वे सब समझ गए कि अगर यह बात न होती कि दूसरा पक्ष उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता था, तो वे पहले ही लाश बन चुके होते, ठीक पिछले 4 सदस्यों की तरह। 1806 जाने 2-4 काले कपड़ों में सजे लोगों ने आखिरकार हुआन फैंग को वैसे ही देखा जैसा वे चाहते थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे हुआन फैंग से कैदियों के रूप में मिलेंगे। मूल रूप से वे हुआन फैंग को पकड़ना या मारना चाहते थे, लेकिन अब उनकी पहचान बदल गई थी। ये हुआन फैंग ही था जो उनके भाग्य का फैसला करेगा, न कि वे हुआन फैंग के भाग्य का फैसला करेंगे। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हुआन फैंग ने उन कुछ काले कपड़े पहने लोगों की ओर देखा जिन्हें नौकरों ने घुटने टेकने पर मजबूर किया था और कहा। सु युमो और दूसरी लड़कियां पहले ही अपने कमरों में लौट चुकी थी। हुआन फैंग खुद इन लोगों से पूछताछ करने के लिए आया था। हालांकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इन लोगों के पीछे कौन है। पुई, कमीने, जल्दी करो और हमें जाने दो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। काले कपड़े पहने एक आदमी ने हुआन फैंग पर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को नहीं समझ पाए हैं, हुआन फैंग ने सपाट लहजे में कहा। जाहिर है, हालांकि काले कपड़े पहने इस आदमी को पकड़ लिया गया था, फिर भी वह अपने दिल में आश्वस्त नहीं था। वह वास्तव में हुआन फैंग को धमकाना चाहता था। हुआन फैंग ने काले कपड़े पहने आदमी के पीछे खड़े नौकर को देखा। नौकर ने सिर हिलाया। उसने काले कपड़े पहने आदमी के सिर पर वार किया और उसके बाद उसने नौकर के सिर पर वार किया। काले कपड़े वाला आदमी, जिसका चेहरा अभी भी घिनौना था, अचानक जम गया। उसके सिर पर खून के निशान थे और फिर और भी खून दिखाई देने लगा। इससे उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया। ताज, वह व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसकी गति पूरी तरह बंद हो गई। ऐसा मत सोचो कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। अभी मेरी महिला ने भी कहा कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपनी स्थिति को समझेंगे और अच्छे से सहयोग करेंगे। अगर ऐसा है तो आप सभी के पास कोई न कोई रास्ता होगा, हुआन फैंग ने सपाट लहजे में कहा। उसने अनगिनत लोगों को मरते हुए देखा था। उसने अपने हाथों से उनमें से काफी लोगों को मार डाला था, इसलिए वह अब वह नर्म दिल वाला विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था जिसने अभी अभी स्कूल छोड़ा था। तुम हमें जाने दोगे? काले कपड़ों वाले लोगों के नेता ने पूछा, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि हुआन फैंग उनके साथ खेल रहा है। आखिरकार वे हुआन फैंग को मारने के लिए यहाँ आए थे। हुआन फैंग को ये पता होना चाहिए और अब हुआन फैंग उन्हें पकड़ने नहीं देगा, भले ही वे असफल हो जाएं। क्यों नहीं? हुआन फैंग मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम लोगों से पहले से कोई शिकायत नहीं है। मेरा मानना है कि तुम लोगों ने भी मिशन को स्वीकार कर लिया और मुझसे परेशानी मोल लेने आए, है न? काले कपड़ों में मौजूद कुछ लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया। अब उन्हें संदेह नहीं था कि हुआन फैंग एक नर्म दिल वाला व्यक्ति था, इसलिए किसी ने भी हुआन फैंग की निचली रेखा को चुनौती नहीं दी। मैंने इनकार नहीं किया, मैं इसे आपकी मौन सहमति मानूंगा, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, जिस व्यक्ति ने आपको आने के लिए कहा था, क्या वो फोक्सवैगन ऑटोमोबाइल्स का शेयर धारक था और उसका एक पोता भी था जिसका नाम किड था? तुम्हें इसके बारे में सब पता है? काले रंग के कपड़े पहने नेता ने कहा। उसने देखा कि हुआन फैंग कितना आश्वस्त था और जानता था कि हुआन फैंग इसके पीछे के व्यक्ति की पहचान के बारे में वाकई आश्वस्त था। बेशक मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसके पोते को मार डाला है। वह मुझे मारना चाहता है, ये बहुत सामान्य बात है, हुआन फैंग ने कहा। चूंकि ये लोग पहले ही उसे खोजने आ चुके थे, इसका मतलब था कि किड के दादा मूल रूप से निश्चित थे। उन्होंने अपने पोते को मार डाला था। सतर्क पर हुआन फैंग इस मामले को कभी स्वीकार नहीं करेगा।
हालांकि उसे उसकी पीठ पीछे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, काले कपड़ों में सभी पुरुषों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। किड के दादा काफी प्रसिद्ध थे, हालांकि उन्हें इस बार नहीं पता था कि वे हुआन फैंग को क्यों मारना चाहते थे, लेकिन इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इस वजह से होगा। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, मैं तुम्हें तुम लोगों को जाने देने के लिए शर्तें बताता हूँ। हुआन फैंग ने कहा, आखिरकार तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो। चलो शर्तों का जिक्र नहीं करते, बस उन्हें जाने दो, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। क्या मैं सही हूँ? तुमने सचमुच हमें जाने दिया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम वापस आएंगे? काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने कहा, फिर से वापस आओ, मुझे मार डालो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो सकते हो? हुआन फैंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। काले कपड़ों वाले लोगों ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन वे अपने दिल में समझ गए, वास्तव में भले ही उन्हें एक और मौका दिया जाए, उन्हें कभी भी सफल होने का मौका नहीं मिलेगा। उनके दिलों में हुआन फैंग का विला ये ड्रैगन की तालाब या बाग की मान से अलग नहीं था। यह उन जगहों से भी अलग था जहाँ कई देशों के नेता काम करते थे। आखिरकार वे अभी भी उन जगहों पर घुस सकते थे। हुआन फैंग के लिए उनके पास सफल होने का कोई मौका नहीं था। जहाँ तक हुआन फैंग द्वारा उन्हें जाने देने से पहले रखी गई शर्तों का सवाल है, तो उनमें से कोई भी हैरान नहीं था। आखिरकार वे हुआन फैंग को मारने के लिए यहाँ आए थे। अगर हुआन फैंग ने उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया, तो यह उनके दिमाग में एक समस्या होगी। हालांकि वे इस बात को लेकर कुछ उलझन में थे कि हुआन फैंग क्या शर्तें प्रस्तावित करेगा। मेरी शर्त बहुत सरल है, किड के दादा को मारने में मेरी मदद करो, हुआन फैंग ने सहजता से कहा। क्या? काले कपड़े पहने लोगों का नेता आश्चर्यचकित हुआ। मैंने आपकी बात ठीक से नहीं सुनी, मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हुआन फैंग ने कहा। जब तक आप मुझे ऐसा करने में मदद करने का वादा करते हैं, मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन आपके अधीनस्थ हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर हम उन्हें जाने दें, तो सफलता की संभावना ज्यादा होगी, है न? काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने कहा। मैं नहीं चाहता कि इस मामले का मुझसे कोई लेना देना हो, लेकिन तुम लोग अलग हो। तुम लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हो, पैसे लेते रहे हो और दूसरों की मदद करते रहे हो। तुम लोगों के लिए उसे मारना सामान्य बात है, हुआन फैंग ने कहा। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो इसके पीछे के व्यक्ति पर संदेह करेंगे, काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने कहा। बिल्कुल आपकी तरह। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे साफ सुथरे ढंग से करो। मुझे भी विश्वास है कि अपने कौशल के साथ तुम आसानी से पकड़े नहीं जाओगे। आखिरकार इस दुनिया में मेरे अधीनस्थों जितना शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन बहुत कम है, हुआन फैंग ने कहा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हें प्रणाम करने से पहले ऐसा नहीं करेंगे? बेशक मुझे डर लग रहा है, हुआन फैंग ने कहा। तो मुझे तुम्हारे शरीर पर कुछ छोड़ना होगा। ऐसा कहने के बाद हुआन फैंग ने उनके बगल में रखे चाय के प्याले में भरा पानी उनके शरीर पर छिड़का। फिर उसने शून्य में अपने दोनों हाथों से उनकी ओर इशारा किया। बस इतना ही काफी है, हुआन फैंग ने संतोष के साथ कहा। वे थोड़े उलझन में थे, उन्हें नहीं पता था कि हुआन फैंग के कुछ और क्या करेंगे। इससे न तो दर्द होता था और न ही खुजली। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो उन्हें अचानक अपने शरीर पर खुजली महसूस हुई। इसके अलावा खुजली और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उन्हें हुआन फैंग और उसके अधीनस्थों की कोई परवाह नहीं थी। वे अपने शरीर को खुजलाते रहे और खुजलाते रहे। कैसा है? क्या बहुत खुजली हो रही है? इतनी खुजली कि आप मरना चाहते हैं? हुआन फैंग इस तरह की स्थिति से अपरिचित नहीं था। वह अभी उनके शरीर के अंदर गया था। किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका था। काले कपड़ों में उन लोगों के पास हुआन फैंग के सवाल का जवाब देने के लिए समय और ऊर्जा नहीं थी। वे जमीन पर लौटते रहे, वे खुजलाते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वह खुजली उनके दिल की गहराई से आ रही थी। चाहे वह कैसे भी खुजाए, उसे कम नहीं किया जा सकता था। काफी देर बाद आखिरकार वे रुक गए। वह एहसास भी गायब हो गया था। इस समय वे सभी जमीन पर लेटे हुए थे, सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे। अभी जो एहसास हो रहा है, वे इसे कभी कभार अनुभव करेंगे, और इस दुनिया में केवल मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ। उस एहसास को दूर करो। इसलिए जब वे यहाँ से चले जाएंगे, अगर वे वापस नहीं आएंगे, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब तक आप अभी उस एहसास को सहन कर सकते हैं, हुआन फैंग ने कहा। हुआन फैंग की बातें सुनकर काले कपड़ों में कुछ लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे अब मौत से भी बदतर जीवन जीने का अनुभव नहीं करना चाहते थे। इस तरह का एहसास उन्हें मारने से भी ज्यादा असहनीय था। जब उन्होंने सोचा कि भविष्य में उन्हें अक्सर इस तरह का एहसास कैसे होगा, तो उन्हें लगा कि वे बस मर जाएंगे। ठीक है, मामला स्पष्ट हो गया है, अब आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब अच्छे से करेंगे और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी जांच करे। आखिरकार मैं एक ईमानदार और कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद हुआन फैंग ने अपना हाथ हिलाया और नौकरों से कहा कि वे इन काले लोगों को भेज दें। वे क्या विकल्प चुनेंगे, इस बारे में हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं थी। अगर वे कोई कदम उठा सके तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो वह किसी और को भेज देगा। वैसे भी वो किड के दादा को मारने जा रहा था। मालिक, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? विला के बाहर काले कपड़े पहने कुछ लोगों को बाहर भेज दिया गया। सभी नौकर वापस चले गए और विला में शांति लौट आई। काले कपड़ों में सजे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए उन्होंने अपने नेता से पूछा। नेता ने अपने पीछे शांत विला को देखा और बहुत डर गया। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई भयानक जानवर पड़ा हो, इतना भयानक कि किसी का भी दिल धड़कने लगे। क्या आपको लगता है कि हमारे पास अभी भी चुनाव करने का मौका है? काले कपड़े पहने नेता ने कहा, जब तक कि आप उस भावना को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहते। नेता के शब्दों ने बाकी लोगों को अवचेतन रूप से कांप दिया। वे मूल रूप से डार्क वर्ल्ड के लोग थे, इसलिए उन्हें इस दुनिया में सभी तरह की सजाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने सभी ने इसके बारे में सुना था और सोचा कि अगर वे पकड़े भी गए, तो यातना दिए जाने के बाद भी वे टिके रहेंगे। उसके बाद हुआन फैंग ने बस कुछ बार इशारा किया, लेकिन इससे वे बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ हो गए। यह एक ऐसा एहसास था जो उनके दिल की गहराई से आया था। यह अतुलनीय रूप से खुजली वाला था और वे इसे बिल्कुल भी नहीं सुन सकते थे। उसके बाद हुआन फैंग ने बस कुछ बार इशारा किया, लेकिन इससे वे बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ हो गए। यह एक ऐसी भावना थी जो उनके दिल की गहराई से आई थी। यह अतुलनीय रूप से खुजली थी और वे इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे।
जाहिर है वे कभी भी उस भावना को दोबारा महसूस नहीं करना चाहेंगे। तो हम केवल वही कर सकते हैं जो वह कहता है, कोई और विकल्प नहीं है, काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने कहा। इसके अलावा ये हुआक्सिया आदमी बहुत शक्तिशाली है, हमने इस मामले को ठीक से सुलझा लिया है। भविष्य में उसके सामने उसका चेहरा दिखाने पर भी विचार किया जा सकता है। अगर उसके पास ऐसा कुछ है जो वह व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहता है तो वह इसे हमारे पास छोड़ सकता है। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति से जुड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी लोग चौंक गए और बोले, बॉस आप उस पर भरोसा करना चाहते हैं? आखिर इन लोगों ने पहले कभी किसी सत्ता में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो इन्हें दबाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ और अब उनके प्रमुख का स्पष्ट रूप से हुआन फैंग के पास शरण लेने का इरादा था। सी 1807 नेता ने सिर हिलाया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। हमारे लिए एक मजबूत व्यक्ति पर भरोसा करना अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन पहले बहुत सी ताकतें थी जो हमें भर्ती करना चाहती थी, लेकिन हम सहमत नहीं थे। अभी हमें चीनी सेना पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? टीम के एक सदस्य ने झिझकते हुए पूछा। वास्तव में पहले से ही कई ताकतें उन्हें भर्ती करना चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि उनकी टीम में लोगों की संख्या उनके सामने मौजूद कुछ लोगों से बहुत अलग थी। उनके बेस में अभी भी कुछ 100 लोग थे और इन कई 100 लोगों ने विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों का अनुभव किया था। हालांकि वे अपनी आजादी के आदी थे और किसी भी तरह की पाबंदी नहीं चाहते थे। इसके अलावा वे काफी मजबूत थे और उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें किसी अन्य शक्ति पर निर्भर होने की जरूरत है। बस यही था कि इस बार उनके मुखिया किसी और पर भरोसा क्यों करना चाहेंगे, और वह भी चीनी। सबको पता होना चाहिए कि उनके इलाके में चीनी लोग बहुत कमजोर हैं। आप लोग अब भी सोचते हैं कि यह चीनी सरल है? नेता ने पूछा। दूसरे लोग हिचकिचाए। दरअसल वे पहले चीनी लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। वहाँ सभी अलग अलग देशों के लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से चीनी लोग भी थे। हालांकि चीनी लोग हमेशा सबसे बुरे किस्म के चीनी होते थे। हालांकि हुआन फैंग स्पष्ट रूप से अलग था। अपने स्वयं के कौशल का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि उसके अधीनस्थों में भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस काम में अच्छा हो। उनमें से हर एक में अथाह गहराई थी और इन लोगों के सामने जो लोग खुद को मजबूत समझते थे, उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत भी नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही वे पहले चीनियों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन हुआन फैंग के खिलाफ उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे लापरवाही बरते। वह हुआन फैंग जाहिर तौर पर बहुत ताकतवर है। नेता ने आगे कहा। आज रात उसने खुद भी कोई कदम नहीं उठाया है और यहाँ तक कि उसके अधीनस्थों ने भी हमारे कवच खो दिए हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर हमारी पूरी टीम भी आ जाए तो भी वे इस विला को नहीं हरा पाएंगे, और यह विला सिर्फ एक लेगून और बाघा और ड्रैगन का अड्डा है। चाहे कितने भी लोग आ जाएं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मजेदार बात यह है कि हमारे नियोक्ता को लगता है कि हुआन फैंग सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। इस बिंदु पर काले रंग के लोगों का नेता वास्तव में हंसने लगा। हालांकि उसकी मुस्कान ताना मारने वाली थी। ये स्पष्ट रूप से किड के दादा पर लक्षित था। इसके अलावा मुझे सहज रूप से लगता है कि हुआन फैंग पहले से भी अधिक डरावना है। भले ही उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, फिर भी मैं उसका आतंक महसूस कर सकता हूँ। नेता ने कहा। भले ही वह बहुत शक्तिशाली हो, हम उसे जो करना है उसे पूरा करने और चीन छोड़ने में उसकी मदद करेंगे। बस उसे उकसाना मत, उस पर भरोसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टीम के कुछ सदस्य अभी भी समझ नहीं पाए। उन्हें समझ में नहीं आया क्योंकि वे पहले कभी किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन अब उनके बॉस ने अचानक ऐसा कहा था और वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। जहाँ तक शब्दों की बात है, रात में हुआन फैंग के आदमियों ने उनके साथियों को मार डाला था, इसलिए उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार जो लोग उनके व्यवसाय में शामिल थे, उनके लिए मृत्यु एक बहुत ही सामान्य बात थी। चूंकि दोनों पक्ष पहले से ही दुश्मन थे, इसलिए जब उनके लोगों को हुआन फैंग ने मार डाला तो वे हुआन फैंग को दोष नहीं दे सकते थे। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं मालूम, उस काले कपड़े वाले आदमी ने आह भरते हुए कहा। पहले हमने कई ताकतों की भर्ती को स्वीकार कर दिया था। ऊपरी तौर पर वे ताकतें अजीब नहीं लगती थी, लेकिन वास्तव में वे पहले से ही अपने दिल में हमसे सावधान हैं। दरअसल हमारे अस्तित्व के कारण उनके हित प्रभावित होते हैं, और चूंकि हम भर्ती को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनके मन में पहले से ही हमें हटाने के विचार हैं। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, एक बार हम वापस आ जाएंगे तो हम उनका सफाया कर देंगे। टीम के अन्य सदस्य तुरंत क्रोधित हो गए। वे हुआन फैंग और उसके अधीनस्थों से अधिक नहीं थे, लेकिन उन शक्तियों के प्रति वे डरते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि सभी ने पहले लड़ाई नहीं की थी, लेकिन एक सीधा टकराव था, और नहीं, वे डरते नहीं थे। वास्तव में वे पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं। नेता ने कहा। अगर एक या दो दल हम पर हमला करते हैं तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे तो ये भी भरोसा है कि मैं उन्हें मार सकता हूँ। हालांकि वे लोग पहले से ही सहमत थे कि वे पहले हम अवज्ञाकारी लोगों को खत्म करेंगे, इसलिए उन्होंने हम पर एक साथ हमला किया, और ऐसा करने का समय बस निकट ही है। इस बार मैं हुआजिया में आया। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह मिशन किया। इसका कारण यह है कि मैं इसे पूरा करने के बाद अपने नियोक्ता से बात करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि वो हमारा समर्थन कर सकता है, अधिक हथियार खरीद सकता है और अधिक लोगों की भर्ती कर सकता है। बाकी सभी के चेहरे पर उदासी थी। वास्तव में अगर एक या दो लोग उन पर हमला करते तो वे बिल्कुल भी नहीं डरते। कुछ लोग उन्हें पीछे धकेलने में आश्वस्त थे, लेकिन अगर वे लोग एक साथ हमला करते तो उनके लिए टिके रहना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा जैसा कि उनके नेता ने कहा था, दादाजी किड के समर्थन के साथ भी उनके जीतने की संभावना वास्तव में उतनी अधिक नहीं थी। आखिरकार दूसरे पक्ष का समर्थन निश्चित रूप से सीमित था, और उनके पास जितना पैसा था, जितने लोगों को वे भर्ती कर सकते थे और जितने हथियार उन्होंने खरीदे थे, वे बहुत अधिक नहीं थे। इसके अलावा जैसा कि उनके नेता ने कहा था, दादाजी किड के समर्थन के साथ भी उनके जीतने की संभावना वास्तव में उतनी अधिक नहीं थी। आखिरकार दूसरे पक्ष का समर्थन निश्चित रूप से सीमित था, और उनके पास जितना पैसा था, जितने लोगों को वे भर्ती कर सकते थे और जितने हथियार उन्होंने खरीदे थे, वे बहुत अधिक नहीं थे। बेशक लोगों और हथियारों का होना कुछ न होने से निश्चित रूप से बेहतर था। चीफ, तो आप उस चीनी पर भरोसा करना चाहते हैं? ये सही है, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। वह चीनी व्यक्ति अमीर है, इसके अलावा वहाँ लोग भी हैं। ये और भी महत्वपूर्ण है, आप सभी ने व्यक्तिगत रूप से उसके लोगों का अनुभव किया है। अगर ये लोग हमारे पास आकर हमारी मदद कर सके तो हमारी जीत की संभावना अधिक होगी।
वे सभी व्यक्तिगत रूप से हुआन फैंग के अधीनस्थों का अनुभव कर चुके थे और उनके सामने उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। वे लोग वास्तव में मजबूत थे और अगर ये लोग जाकर उनका समर्थन कर सकते हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ी खबर होगी। इसके अलावा हुआन फैंग भी एक अमीर व्यक्ति लगता है। उस समय अगर वह अधिक पैसा खर्च करता तो और भी बेहतर होता। केवल इस क्षण उन्हें अंततः यह एहसास हुआ कि क्यों उनके सिर इतनी सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे और क्यों वे इतनी दूर की चीजों के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उसके पास इतना शक्तिशाली अधीनस्थ है और वह इस दलदल में उतरने को तैयार नहीं हो सकता। भले ही हम उस पर भरोसा करने को तैयार हों, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता। नेता ने कहा, उस क्षेत्र में उनकी ताकत वाकई बहुत मजबूत थी, लेकिन अगर हुआन फैंग को उस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार होगा। हुआन फैंग ऐसा नहीं चाहेगा, इसलिए भले ही वे हुआन फैंग पर भरोसा करने को तैयार हो, लेकिन वो उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता। उससे पहले हमें उन मामलों को सुलझा लेना चाहिए जो उसने हमसे पूछे हैं। हमें उन्हें अच्छे से करना चाहिए और उन्हें हमारी कीमत का एहसास कराना चाहिए। अगर ऐसा है तो जब समय आएगा तो हमें उस पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। नेता ने कहा। बाकियों ने सिर हिलाया। इस प्रकार उनमें से कुछ लोग एक समझौते पर पहुंच गए। चाहे जो भी हो, उन्हें उन मामलों को निपटाना था जो हुआन फैंग ने उन्हें दिए थे। उसी समय किट के दादा अपने होटल में हुआन फैंग की मौत की खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कभी भी अपने बटले की क्षमता पर संदेह नहीं किया था और ऐसा कुछ करने का यह उनका पहली बार नहीं था। इससे पहले उनके अपने प्रतिद्वंदियों ने भी ऐसा ही किया था, अचानक गायब हो गए थे और इस बार हुआन फैंग भी उसी तरह समाप्त हो जाएगा। भले ही उसके पास कुछ कौशल हो, वह मदद नहीं कर पाएगा। क्या वहाँ से कोई खबर आई है? किट के दादा ने अपने बटले से पूछा। इस कमरे में सिर्फ वे दोनों ही थे। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही हो जाना चाहिए। वह उन लोगों के संपर्क में एक या दो बार नहीं आया था, लेकिन वह प्रतिद्वंदी की ताकत जानता था। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि इस बार वे गलत थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हुआन फैंग के पास कुछ कौशल हो सकते हैं, लेकिन उसका स्थान निश्चित रूप से अन्य देशों के धनी व्यापारियों या यहाँ तक कि विभिन्न बलों के प्रमुखों के निवासों से अधिक खतरनाक नहीं होगा। इसलिए इस बार हुआन फैंग निश्चित रूप से मर चुका था। किट के दादा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई और दादाजी किट के घर का नौकर उसे खोलने गया। बाहर व्यक्ति को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मिशन पूरा हो गया है, बटले ने पूछा। जो लोग आए थे वे काले कपड़े पहने हुए लोग थे जो पहले हुआन फैंग के विला का दौरा करने गए थे। हालांकि केवल 2 लोग आए थे, काले कपड़े पहने हुए लोगों का नेता और उसका एक अधीनस्थ। हो गया, नेता ने अंदर आते हुए सिर हिलाया। बटले ने भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि ऐसा करना उसके लिए अशिष्टता होगी, क्योंकि इसे दादाजी की बाकी की नींद में खलल पड़ेगा। हालांकि इन लोगों के बारे में सोचे तो वे साल भर हमेशा युद्ध के मैदान या खतरनाक इलाकों में रहते होंगे, इसलिए उनके दैनिक जीवन के कई विवरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरे काले कपड़े वाले व्यक्ति ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर लिया। इसी तरह दूसरे व्यक्ति ने भी कमरे में मौजूद 2 लोगों को शक नहीं होने दिया। दूसरे काले कपड़े वाले व्यक्ति ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर लिया। इसी तरह दूसरे व्यक्ति ने भी कमरे में मौजूद 2 लोगों को शक नहीं होने दिया। बहुत बढ़िया, हमने अपना काम पूरा कर लिया है। बाकी पैसे के लिए हम तुम्हें बुला लेंगे, किट के दादा ने कहा। हालांकि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने ये देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि हुआन फैंग की मौत मुझसे जुड़ी है। चिंता मत करो, कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, काले कपड़े वाले आदमी ने कहा, क्योंकि कोई भी मरे हुए व्यक्ति पर शक नहीं करेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? किट के दादा को लगा कि स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ही वह उठकर जाने वाला था, नेता पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसके हाथ में एक खंजर आया और उसने उसे उस आदमी की छाती में घोंप दिया। उधर बटलर चिल्लाने ही वाला था कि उसके पीछे खड़े काले कपड़े वाले आदमी ने अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया और खंजर उसके दिल में घोंप दिया। 1808 आश्चर्य 3 किट के दादा और उनके बटलर जर्मनी में बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण लोग थे। हालांकि कौशल के मामले में वे सिर्फ साधारण लोग थे। इसके अलावा वे साधारण बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से काले रंग के 2 लोगों के लिए अतुलनीय थी। इस वजह से भले ही वे अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहे हों, ये बेकार था। क्यों? बच्चे के दादा को काले कपड़े वाले आदमी से पूछने में कठिनाई हुई। क्योंकि तुमने किसी को नाराज किया है, इसलिए तुम उसे नाराज नहीं कर सकते। काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने हल्के से कहा। हम भी उस व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकते। जीवित रहने के लिए हम केवल तुम्हें मार सकते हैं। हे, बच्चे के दादाजी जोर से हंसे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत सी बातें समझ में आ गई हैं। उन्होंने अपने पोते के बारे में भी सोचा। उन्होंने नहीं सोचा था कि वह अपने पोते जैसा ही होगा। वह वही था जिसने हुआन फैंग को ढूंढा और उसे मार डाला, और अब उन्हें यकीन था कि उनके पोते को हुआन फैंग ने ही मारा था। हालांकि यह उनका अपना पोता नहीं था जिसे मारा गया था, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी हुआ। हुआन फैंग हुआक्सिया का कितना अच्छा आदमी है, मैंने उसे गलत समझा, बच्चे के दादा ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर ज्यादा डर नहीं था, बल्कि ज्यादा पछतावा था। अपनी उम्र में वह पहले से ही क्रोध को तुच्छ समझता था। हालांकि उसे पहले बहुत संकोच करने का पछतावा था। उसे बहुत पहले ही हुआन फैंग पर हमला कर देना चाहिए था। उसे पिछले दिनों पर हमला कर देना चाहिए था। उसे कम नहीं आंकना चाहिए था। हालांकि उसे लगा कि उसने इससे पहले बहुत महत्व दिया था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, और इस तरह की अवमानना यह उसकी खुद की मौत का कारण भी बनी। दादाजी के संघर्ष छोटे होते जा रहे थे। उन्हें पता था कि आज वे जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने आप से नफरत थी कि वे मरने से पहले अपने पोते का बदला नहीं ले पाए। दूसरा, दादाजी किट का बटलर, एक बूढ़ा आदमी जो दशकों से उनके साथ था, उनसे पहले ही अपनी अंतिम सांस ले चुका था। ये पुष्टि करने के बाद कि किट के दादा पूरी तरह से मर चुके हैं, काले कपड़े वाले आदमी ने अंततः उन्हें जाने दिया। इस जगह को साफ करो, दृश्य को थोड़ा गंदा बनाओ, कुछ पैसे लो और दृश्य को चोर के घर में चोरी करने के लिए घुसने का दिखावा करो। काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने अपने अधीनस्थ से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि किट के दादा हुआन फैंग की जांच कर रहे थे। हालांकि इस मामले के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं था, फिर भी ऐसा होना चाहिए। और इस समय अगर किट के दादा की अचानक हत्या हो जाती है
तो इससे लोगों को हुआन फेंग पर शक होना स्वाभाविक है। ये काले कपड़े पहने हुए लोग हुआन फेंग के पास शरण लेना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वे वही काम करना चाहते थे जो हुआन फेंग ने उन्हें करने के लिए कहा था। इसलिए काले कपड़े पहने हुए लोगों के नेता ने चोर के रूप में दृश्य को छिपाने और चोरी करने में विफल होने का फैसला किया। अगर उसे ढूंढ लिया गया और मार दिया गया तो हुआन फेंग पर संदेह होने की संभावना कम होगी। काले कपड़े पहने दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपना भेष बदलने लगा। पीटर, आपके यहाँ क्या चल रहा है? काले कपड़े पहने आदमी ने वॉकी टॉकी पर पूछा। यहाँ की निगरानी प्रणाली हैक कर ली गई है और पिछले रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिए हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। काले कपड़े पहने आदमी की आवाज आई। बहुत अच्छा, इसे साफ सुथरा करो। अपने सारे निशान मिटाने के बाद काले कपड़े पहने दो आदमी अंदर घुसे। तभी वे पलटे और चले गए और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हालांकि वहाँ 2 और ठंडी लाशें थीं। उनके शरीर से खून बहता रहा। इसने जमीन को खून से लाल कर दिया। अगली सुबह हुआन फेंग ने फिर से काले कपड़ों में उन लोगों को देखा। इस समय उसने अन्य चैनलों का भी इस्तेमाल किया। उसे दादाजी किड की मौत के बारे में पता चला। दादाजी किड के घर के नौकर के बारे में। हुआन फेंग ने इसे दिल पर नहीं लिया। ये सही है, आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, हुआन फेंग ने संतोष के साथ कहा। दरअसल उसे चीफ वान से खबर मिली थी। ये दादाजी किड और उनके बटलर थे। उसे शक था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चोर ने घर में घुसकर चोरी की थी, जिसे संयोग से उन दोनों ने देख लिया था। चोर के दिल में बुरे इरादे थे, इसलिए उसने 2 लोगों को चाकू भोंककर मार डाला। हालांकि वे 2 लोग थे, लेकिन वे दोनों बूढ़े थे और युवा चोरों से भिड़ चुके थे। वे उसे हरा नहीं सकते थे। दृश्य अराजकता में था। दादाजी किड और उनके बटलर ने भी बहुत सारा नकद खो दिया था। सब कुछ दिखा रहा था कि यह एक साधारण चोरी का मामला था। ये केवल इसलिए था क्योंकि चोर का पता चल गया था कि उसके बाद जो त्रासदी हुई वह हुई। जब चीफ वान और अन्य लोगों ने आसपास के निगरानी कैमरों की जांच की तो उन्हें पता चला कि निगरानी प्रणाली में सेंध लगाई गई थी। नतीजतन उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इस तरह स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग हुआन फेंग को संदेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हालांकि लोगों की गाड़ियां और दादाजी किड का परिवार सभी चीफ वान और अन्य लोगों पर दबाव डाल रहे थे। वे चाहते थे कि वे जल्द से जल्द मामले को सुलझा ले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ये हुआन फेंग द्वारा किया गया था। आखिरकार घटनास्थल पर स्थिति को देखते हुए इस मामले को हुआन फेंग से जोड़ना वास्तव में बहुत मुश्किल था। ये सब स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग को इन काले लोगों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट करता है। आखिरकार हालांकि वो मुसीबत से डरता नहीं था, लेकिन उसे मुसीबत पसंद नहीं थी। उसके पास आमतौर पर करने के लिए बहुत सारे काम होते थे, इसलिए उसके पास बहुत अधिक समय और ऊर्जा नहीं थी। इस मामले में थकावट। यहाँ आओ, मैं जीवन और मृत्यु का ताबीज हटाने में तुम्हारी मदद करूंगा, हुआन फेंग ने कहा। इन लोगों के बारे में उसने उनके साथ पिछले हत्यारे की तरह व्यवहार नहीं किया। उसने उन्हें चुप कराने के लिए बस उन्हें मार डाला। मुख्य कारण ये था कि इन लोगों ने मामलों को खूबसूरती से संभाला। इसके अलावा वे पिछले व्यक्ति के विपरीत बहुत आज्ञाकारी थे। वे वास्तव में हुआन फेंग के साथ सौदा करना चाहते थे और यहाँ तक कि उसे धमकी भी देना चाहते थे। हुआन फेंग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को रहने नहीं देगा। हालांकि हुआन फेंग ने इन लोगों को चुप कराने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वैसे भी वे आमतौर पर हुआक्सिया देश में नहीं रहेंगे। एक बार जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो वे निश्चित रूप से हुआजिया को एक बार फिर छोड़ देंगे। उस समय उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। काले रंग के वे लोग स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग के शब्दों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे वास्तव में जितनी जल्दी हो सके उसके शरीर से जीवन और मृत्यु के ताबीज को हटाना चाहते थे। उनकी आत्मा की गहराई में खुजली होने का एहसास। वे ऐसे लोग थे जो स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं डरते थे। उन सभी ने अपने दिल की गहराई से आतंक महसूस किया और अब इसे अनुभव नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जीवन और मृत्यु का ताबीज अनलॉक हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तुरंत हुआक्सिया छोड़ सकते हैं। यहाँ फिर से मत आना। इसके अलावा कल रात क्या हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और को इसके बारे में पता चले। एक बार जब आप इसके बारे में किसी और को बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। अगर मैं आपको मारना चाहता हूँ तो आप बच नहीं पाएंगे। हुआन फेंग ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा और कहा। हालांकि हुआन फेंग उस समय हत्या नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे उन्हें चेतावनी देने की जरूरत थी। वह अपने पीछे बहुत सारे छिपे हुए खतरे नहीं छोड़ना चाहता था। मिस्टर हुआन, हम ऐसे ही नहीं जाना चाहते, काले कपड़ों वाले लोगों के नेता हैंसेन नामक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। 3, क्या हुआ, तुम मुझसे बातचीत करना चाहते हो? हुआन फेंग ने अपनी भौहें उठाई और कहा। उसके शरीर पर हत्या का इरादा धीरे धीरे उभरने लगा। हालांकि वह बहुत से लोगों को मारना नहीं चाहता था, फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह इन लोगों को अपनी निचली रेखा को चुनौती देने की अनुमति दे सकता था। हुआन फेंग के लिए बहुत सारे छिपे हुए खतरों को देखने के लिए तैयार होना असंभव था। अगर ये लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है तो उन्हें उनसे छुटकारा पाने में कोई आपत्ति नहीं थी। नहीं मिस्टर हुआन, आपने मुझे गलत समझा, हैंसेन ने कहा। मिस्टर हुआन भी हमारे कौशल और काम करने की हमारी क्षमता के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर हुआन की पहचान के साथ बहुत सी चीजें होंगी जो उन्हें करने की जरूरत है। उनके लिए इस मामले को व्यक्तिगत रूप से हल करना सुविधाजनक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा मामला आप इसे हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। हम निश्चित रूप से इसे खूबसूरती से करेंगे। हुआन फेंग ने दूसरे पक्ष को थोड़ा आश्चर्य से देखा। वह समझ गया कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। वे उसके पास शरण लेना चाहते थे। तियान जून की तरह वे उसे कुछ संदिग्ध मामलों से निपटने में मदद करना चाहते थे। हालांकि हुआन फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष ऐसा फैसला लेगा। आखिरकार कल दोनों पक्ष दुश्मन थे। इसके अलावा वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। दूसरे पक्ष के रवैये में अचानक बदलाव ने हुआन फेंग के दिल को झकझोर दिया। वास्तव में वह थोड़ा हैरान था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था। उसने ये भी सोचा था कि ये लोग तुरंत दुश्मनी कर लेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग उसके साथ शामिल होने का विकल्प चुनेंगे। हालांकि हुआन फेंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। वे चीजें भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से प्रकट न हो, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। आपकी त्वचा एक बड़ी समस्या है। ये हुआक्सिया में बहुत विशिष्ट है। दरअसल ये लोग या तो बुरे लोग हैं या काले लोग। वैसे तो चीन में बहुत से विदेशी हैं, लेकिन अगर ऐसा है, आखिरकार पीली चमड़ी वाले हुआक्सिया लोगों की तुलना में वे ज्यादा आकर्षक थे।
अगर वे चीजों से निपटते तो उन्हें बेनकाब करना आसान होता, इसलिए उनके लिए चीन में रहना अच्छा विकल्प नहीं था। इसके अलावा जैसा कि हुआन फेंग ने कहा था, भले ही वो न भी आए फिर भी उसके पास वे गुलाम होंगे जिनके बदले उसने गुलाम बनाए थे। तियानजून को भी इन लोगों की जरूरत नहीं थी। तियानजून के बारे में सोचते हुए हुआन फेंग के दिल में थोड़ी भावनाएं पैदा हुई। जब वे दोनों पहली बार मिले थे तब तियानजून सिर्फ एक कुल्हाड़ी वाला था। वह अभी भी एक सुरक्षा गार्ड था, लेकिन अब उसका करियर पूरे देश में फैल चुका था। वह देश से बाहर भी चला गया था और तियानजून का भी अच्छा विकास हुआ था, क्योंकि हुआन फेंग ने जानबूझकर या अनजाने में उसका ख्याल रखा था। इसलिए इस समय की महसूस हुआ। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, तो वह हुआन फेंग में शामिल होने का विकल्प नहीं चुनता। वह इस आदमी से कुछ समय पहले ही मिला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष का उन्हें स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरे पक्ष के हाव भाव देखकर हुआन फेंग को लगा कि यहाँ जरूर कुछ चल रहा है, अन्यथा ये लोग उसके पास शरण नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उसने पूछा, तुम मेरे पास शरण क्यों लेना चाहते हो? 1809 स्वीकार करें दो हुआन फेंग के दृष्टिकोण से इन लोगों के पास उसके साथ जुड़ने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उसके पक्ष में ताकत और शक्ति कम नहीं थी, फिर भी उसके सामने के लोग मुख्य रूप से उन जगहों पर सक्रिय थे जहां विदेशों में युद्ध हो रहे थे। कुछ खतरनाक जगहें भी थी जहां से उन्हें चीन आने का मौका मिला। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे और वह अभी भी हुआक्सिया देश में था, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होगी। भले ही ये लोग शरण लेने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढना चाहते हो, उन्हें उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय वे उसे विदेश में ढूंढेंगे। इस वजह से हुआन फेंग को लगा कि उनके विचार अजीब थे। हेनसेन ने हुआन फेंग की ओर देखा और कहा, मिस्टर हुआन, मामला कुछ इस प्रकार है, ग्रेटर दैन। हालांकि हुआन फेंग ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन हेनसेन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके विचार में हुआन फेंग सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। अतीत में उन्हें भर्ती करने के इच्छुक लोगों के क्या विचार थे? वह समझ गया कि वे उन्हें भर्ती करने के लिए पर्याप्त ईमानदार नहीं थे। वे उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे, भले ही वे प्रस्ताव स्वीकार कर लें। उनके भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। हालांकि हुआन फेंग स्पष्ट रूप से अलग था। सबसे पहले हुआन फेंग ने उन्हें भर्ती करने की पहल नहीं की, इसलिए उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। इसके अलावा वे अभी जिस स्थिति का सामना कर रहे थे वो बेहद खतरनाक थी। दूसरे गुट, ऐसा लग रहा था कि वे अब अपने विचारों को छिपाना नहीं चाहते थे और सीधे उस पर हमला कर दिया। इस समय वे केवल बाहरी मदद ले सकते थे। जहाँ तक शक्तिशाली और ताकतवर हुआन फेंग की बात है, तो वह स्पष्ट रूप से वो साथी था जिसकी उसे तलाश थी। इसके अलावा हुआन फेंग का मुख्य ध्यान देश पर था। चूंकि उनके और उनके बीच बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं था, इसलिए यह अधिक उपयुक्त था। अन्य प्रमुख शक्तियों के पीछे उन मुस्कुराते हुए बाघों की तुलना में हुआन फेंग से संपर्क करना स्पष्ट रूप से आसान था। हुआन फेंग को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए हसेन को भी पता था कि उसे हुआन फेंग को सच बताना होगा, तभी वह हुआन फेंग को उस पर विश्वास दिला सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है? हुआन फेंग ने ये सुनने के बाद उसे ये भी समझ में आ गया कि इन लोगों ने एक समर्थक को क्यों चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं थी। हालांकि हुआन फेंग को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, भले ही इन लोगों के पास बहुत ज्यादा युद्ध का अनुभव था। इसके बजाय वे कमजोर भी नहीं थे। हालांकि वह अफ्रीका में था। उसने पहले से ही ऐसे लोगों का एक समूह तैयार कर रखा था। लोगों का वो समूह उसके सामने मौजूद इन लोगों से भी ज्यादा मजबूत था। वे उसके प्रति और भी ज्यादा वफादार थे। हुआन फेंग को इन लोगों के बारे में इतने ज्यादा विचार क्यों होंगे? ये सही है। हेनसेन ने इस बात से इनकार नहीं किया। तो फिर आप किसी भी अन्य शक्ति की शरण ले सकते हैं। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? अन्य प्रमुख शक्तियों के पास आपके क्षेत्र में अपने क्षेत्र और जनशक्ति होनी चाहिए। मेरे लिए आपकी मदद करना अधिक सुविधाजनक होना चाहिए, है न? हुआन फेंग ने पूछा। क्योंकि हम उन लोगों को जानते हैं। हेनसेन ने कहा, ये ठीक उनके बारे में हमारी समझ की वजह से है कि हम उनकी तलाश नहीं करेंगे, अन्यथा हम बहुत पहले ही किसी पक्ष में शामिल हो गए होते और अब तक इंतजार नहीं करते। वे लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों की हड्डियां बाहर थूके बिना उन्हें खा जाते हैं। हम उनसे शरण लेंगे, तोप का चारा बनने के अलावा कोई और संभावना नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे साथ जुड़ने के बाद मैं उन्हें तोप का चारा नहीं बनने दूंगा? हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं। हम एक जुआ खेलना चाहते हैं। हेनसेन ने कहा, इसके अलावा मेरा मानना है कि मिस्टर हुआन दूरदर्शी व्यक्ति हैं। हम जिस जगह पर हैं, वहाँ हालांकि हमेशा युद्ध होता रहा है, ये बहुत खतरनाक भी है, लेकिन साथ ही हमारे पास बहुत सारे व्यवसाय के अवसर भी हैं। मिस्टर हुआन फेंग एक व्यवसाय है। अगर वे हमें कुछ जगहों पर कब्जा करने में मदद करते हैं, हम वहाँ बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, खाना, आग्नेयास्त्र आदि। आप उन्हें वहाँ आसमान छूती कीमतों पर बेच सकते हैं। जब हुआन फेंग ने हसेन की बात सुनी तो उसका दिल कुछ हद तक द्रवित हो गया। वास्तव में हालांकि वे जिन देशों में थे वे युद्ध कर रहे थे, वहाँ बहुत अराजकता थी, लेकिन ऐसी अराजकता के नीचे एक बहुत बड़ा व्यापार अवसर छिपा हुआ था। अन्यथा कुछ बड़े देश युद्ध क्यों शुरू करना चाहेंगे? युद्ध का पैसा केक की तरह था। हुआन फेंग ने पहले अफ्रीका में सेना तैनात की थी। न केवल उसने एक रास्ता छोड़ दिया, बल्कि साथ ही वहाँ के क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद, पैर जमाने के बाद वे युद्ध से पैसा कमा सकते थे। साथ ही वह अपने भविष्य के विस्तार की तैयारी भी करेगा। और अब जिन देशों में ये लोग थे वहाँ भी बहुत अराजकता थी, जिसका मतलब ये भी था कि उनमें बहुत संभावनाएं थी। हुआन फेंग के वर्तमान विचार पैसे कमाने और अपनी शक्ति का विस्तार करने के थे। वह स्थान जहाँ हेनसेन और अन्य लोग स्थित थे वह भी एक अच्छा विकल्प था। आप मुझसे किस प्रकार मदद चाहते हैं? हुआन फेंग ने पूछा। हुआन फेंग की बातें सुनकर हेनसेन खुश हो गया। वह जानता था कि हुआन फेंग लालच में है। उसने कहा, हमें हथियार और जनशक्ति खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। दूसरी बड़ी ताकतें हम पर जल्द ही हमला करेगी, इसलिए हमें इन 2 चीजों की तत्काल जरूरत है। हुआन फेंग के पास पैसा और लोग थे। यही कारण था कि हेनसेन ने हुआन फेंग को चुना। जब तक हम उन लोगों को हरा नहीं देते और एक मजबूत पैर नहीं जमा लेते, तब तक प्रतीक्षा करें। हम श्री हुआन को वहाँ व्यापार करने में मदद कर सकते हैं। हसेन ने कहा, उसे नहीं पता था कि हुआन फेंग का किस तरह का व्यापार था। हालांकि वे देश अपन हो चुके थे। ये कहा जा सकता है कि
उस जगह पर वह जो चाहे बेच सकता था, भले ही वह रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों न हो। फिर भी बहुत से लोग थे जो इसे खरीदना चाहते थे, इसलिए हसन को इस बात का डर नहीं था कि हुआन फैंग की चीजें वहाँ नहीं बिकेंगी। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें ये 2 चीजें दे सकता हूँ। हालांकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें हथियारों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सभी तरह के उन्नत हथियार मुहैया कराऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मारक क्षमता के मामले में हम हारेंगे नहीं। हसन थोड़ा झिझक रहा था। उसने हुआन फैंग की तरफ देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वही काम कर रहा है। वह उन उन्नत हथियारों को कैसे पा सकता था? इसके अलावा उन्हें उनकी बहुत जरूरत थी। क्या हुआन फैंग उन्हें सुरक्षित रूप से वहाँ भेज सकता था? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? हुआन फैंग ने उसकी आंखों में भाव देखा और समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। नहीं, हेंसेन ने कहा, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप सभी अब वापस जा सकते हैं। 3 दिनों के भीतर मैं आपके स्थान पर लोगों और हथियारों को भेज दूंगा। हुआन फैंग ने कहा, क्या ये मेरे सामने वाले लोग हैं? हसन ने हुआन फैंग के पीछे खड़े कुछ नौकरों की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा और कहा, इन लोगों के कौशल के बारे में वह उनकी प्रशंसा करता था और उनसे ईर्ष्या करता था। अगर उनकी मदद करने के लिए उनके जैसे और लोग होते तो वह और अधिक आश्वस्त होता। नहीं, किसने सोचा था कि हुआन फैंग अपना सिर हिलाएगा? हसन निराश हो गया। आखिरकार उसने हुआन फैंग के पास शरण लेने का फैसला किया था। यह उसके सामने मौजूद इन लोगों से भी संबंधित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआन फैंग नहीं चाहता था कि ये लोग उसकी मदद करें, साथ ही वह ये भी चाहता था कि वे हथियारों के साथ उसकी मदद करें। हसन के दृष्टिकोण से हुआन फैंग उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त ईमानदार नहीं था। वह उन्हें स्वीकार करना चाहता था। हालांकि मेरे द्वारा भेजे गए लोग उनसे कमजोर नहीं होंगे, वास्तव में वे उनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल हुआन फैंग हसन और अन्य लोगों का समर्थन करने के लिए लोगों को भेजने जा रहा था। वे लोग अफ्रीका में लगाए गए थे। विकास की इस अवधि के बाद उनकी ताकत बहुत शक्तिशाली हो गई थी और उन्होंने पहले ही जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। आखिरकार उनके पास हुआन फैंग के पैसे और हथियारों का समर्थन था। इसके अलावा वे लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं थे और वे इस तरह से विकसित होने में सक्षम थे। ये बहुत सामान्य था। जहाँ तक उन लोगों की बात है तो वे शायद कम समय में कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। इस वजह से हुआन फैंग ने उनमें से कुछ को जाने देने की तैयारी कर ली। वह हेंसेन और अन्य लोगों का समर्थन करने जा रहा था और उन्हें मजबूती से पैर जमाने में मदद करने जा रहा था। साथ ही वह अपनी शक्ति को दूसरे देशों में फैलाने जा रहा था। अगर ऐसा होता तो भले ही हेंसेन और अन्य लोग उसे धोखा देते, हुआन फैंग के पास उन जगहों पर अपने आदमी होते। भविष्य में उसका व्यवसाय उन जगहों पर भी फैल सकता था। हसन की आंखें चमक उठी। हालांकि उसे नहीं पता था कि हुआन फैंग ने जो कहा वो सच था या नहीं। हालांकि उसके पास अभी ज्यादा विकल्प नहीं थे। एक बार हुआन फैंग द्वारा भेजे गए लोग उसके सामने वाले लोगों से वाकई ज्यादा ताकतवर हो गए तो यह निश्चित रूप से अच्छी खबर होगी। हथियारों के मामले में हेंसेन ने महसूस किया कि पहले ये देखना बेहतर होगा कि हुआन फैंग ने किस तरह का हथियार भेजा है। अगर यह वाकई काम कर सकता है तो वह किसी और तरीके के बारे में सोच सकता है। हेंसेन और बाकी लोग हुआन फैंग के वादे के साथ चले गए। वे एक चेक भी लेकर चले गए। ये हुआन फैंग का उनके लिए समर्थन था। हुआन फैंग को उनके भाग जाने का डर नहीं था। अगर इन लोगों ने उसके पैसे निगलने की हिम्मत की, अगर उन्होंने उसे धोखा दिया तो उसे डर था कि वे 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। उसके बाद हुआन फैंग ने अफ्रीका के लोगों से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे किसी को हसन और अन्य लोगों से मिलने के लिए भेजें। फिर वे जल्दी से स्थिति को खोल देंगे। अगर कोई ताज़ा खबर होती तो वे किसी भी समय उससे संपर्क कर सकते थे। हुआन फैंग को भी पता था कि इस बार ये वास्तव में दूसरे देशों के लोगों के साथ एक गुप्त लड़ाई थी, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे देश उन जगहों पर थे, उन सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां थी और वह पाई का एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहता था। वे लोग निश्चित रूप से खुशी से सहमत नहीं होंगे और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष अपरिहार्य था। दूसरे शब्दों में हेंसन और अन्य लोगों के बिना भी जब तक हुआन फैंग इन जगहों पर विस्तार करना चाहता था तब तक उसका उन लोगों के साथ टकराव जरूर होता। इसलिए हुआन फैंग द्वारा उन लोगों को भेजने का कारण पूरी तरह से हेंसन और अन्य लोगों की वजह से नहीं था। व्यवस्था करने के बाद हुआन फैंग ने अस्थायी रूप से इस मामले की परवाह नहीं की। इसके बजाय वह अपने स्वयं के व्यवसाय के बारे में सोच रहा था। अब दादाजी किड की मौत के कारण नागरिकों ने कार चलाने की अपनी क्षमता खो दी थी। मो सिटी में कार प्रदर्शनी में हुई घटना के अलावा ये कहा जा सकता है कि चीन में सार्वजनिक कारों की प्रतिष्ठा और ताकत पर बहुत असर पड़ा था। उसी समय हुआन फैंग और अन्य लोगों के पीछे प्रचार के कारण स्पेस टाइम कार मजबूती से खड़ी हो गई थी। साथ ही कुछ इंटरनेट ट्रोल्स के मार्गदर्शन के कारण भी अब देश के अमीर लोगों के बीच स्पेस टाइम कार कंपनी की फ्लोटिंग ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए पहले से ही गर्व का माहौल बन चुका था। ये स्पेस टाइम कार कंपनी के विकास के लिए बहुत मददगार था। ऐसा लगता है कि अब विदेशों में विस्तार करने का समय आ गया है। वह अभी भी चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की योजना बना रहा था। जब तक सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया जाता रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि अब स्थिति अच्छी थी। हेंसन और अन्य लोगों के मामले को जोड़ते हुए हुआन फैंग ने एक और व्यावसायिक अवसर देखा। शायद वह अपनी कार को युद्ध के मैदान में घूमने दे सकता था। 1810 सन दूत क्या याओवे के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है। स्टिल वाटर हाउस के अंदर भवन के मालिक और ब्रैंडन जिंगवेन ने अपने शिष्यों से पूछा। छोटी बहन के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा। ब्रैंडन जिंगवेन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी। आखिरकार मेंग याओ उसकी आखिरी शिष्या थी और वह उसे सबसे ज्यादा मानती थी। उसके पसंदीदा शिष्य को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी और उसने कहा कि वह चिंतित नहीं थी। यह संभव था। हालांकि जिंगवेन को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मेंग याओ 1 महीने से ज्यादा समय से लापता थी। उसने 1 महीने से ज्यादा समय तक उसकी तलाश जारी रखी। हालांकि उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। जब से मेंग याओ मुख्य समूह से अलग हुई थी तब से कोई और खबर नहीं थी। उसी दिन मेंग याओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लापता हो गया या मर गया। अन्य संप्रदायों के भी अनुयायी थे जो मारे गए या घायल हो गए। उस दिन जो हुआ उसे याद करते हुए वहाँ दूसरे संप्रदायों के बहुत से लोग थे।
साथ ही उन्हें इस बात का बहुत अफसोस भी था कि उन्हें उस दिन भेजा गया। वे सिर्फ साधारण युवा शिष्य थे। अगर उन्हें पता होता कि शैतानों के लोग आने वाले हैं तो वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से हमला करते। हालांकि ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन जो शिष्य संप्रदाय में गए थे, आखिरकार वे सभी युवा पीढ़ी से थे, भले ही उनमें से कई अलग अलग संप्रदायों के उत्कृष्ट शिष्य थे। हालांकि साधना स्तरों की संख्या की एक सीमा थी, इसलिए वे शैतानों को फिर से प्रकट होने से नहीं रोक सकते थे। न केवल उन्होंने बहुत से शिष्यों को खो दिया था, बल्कि उन्होंने शैतानों को सफलतापूर्वक इस स्थान पर पहुंचाया भी था। जब ये खबर विभिन्न प्रमुख संप्रदायों को भेजी गई, तो बुजुर्गों और यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता ने भी अपनी ताकत जुटाकर शैतानों को मारना चाहा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शैतानों ने लगातार अपने लोगों को प्राचीन स्थानांतरण संरचना के माध्यम से भेजा था। न केवल शैतानों के 10 महान सेनापति आ चुके थे, बल्कि उन्हें इस महाद्वीप पर भी भेजा गया था। शैतानों के साधारण सैनिकों की संख्या भी भयानक सीमा तक बढ़ गई थी। धर्म मार्ग के पक्ष में जल्दबाजी में जो शक्ति एकत्र की गई थी, वह बहुत बड़ी नहीं थी। एक साधारण वार के बाद किसी ने ऊपरी हाथ हासिल नहीं किया था। शैतानों के लोगों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी, जबकि धर्म मार्ग के पक्ष में अंत में उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछले महीने में शैतानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। हालांकि वे लोग खुद को संयमित करते दिख रहे थे, जैसे कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने आसपास के शहरों को परेशान नहीं किया, बल्कि 100,000 पहाड़ों में ही रहे। इससे 100,000 पहाड़ और भी खतरनाक हो गए। सभी बड़े संप्रदायों ने अपने शिष्यों को 100,000 पहाड़ों पर अकेले जाने का सख्त आदेश दिया था। यहाँ तक कि आसपास के शहरों और कस्बों में भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे कुछ लोग भी लापता हो गए जो पिछली लड़ाइयों में लापता हो गए थे। हालांकि स्टिल वाटर हाउस ने मेन यांगो की तलाश करना कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन वे जितने लोगों और ताकत का निवेश कर सकते थे वह सीमित था। इसके अलावा वे केवल गुप्त रूप से ही उसकी तलाश कर सकते थे। इसलिए अंत में भले ही उन्होंने 1 महीने तक खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बेशक अन्य संप्रदायों के अनुयायी भी ऐसी ही परिस्थितियों में थे। क्या शैतानों की ओर से कोई हलचल है? ग्रैंडन जिंगवेन ने पूछा। इस दौरान सभी प्रमुख संप्रदाय शैतानों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। हालांकि वे कोई अच्छा विचार नहीं ला पाए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि शैतानों के लोग क्या कर रहे थे। उनके लिए यहाँ आकर पहाड़ों में रहना आसान नहीं था। आखिर क्या चल रहा था? बेशक अगर वे हर समय 100,000 पहाड़ों में रह सकते थे, अगर वे लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए, तो विभिन्न संप्रदायों के लोग वे उनसे परेशान नहीं होंगे। हालांकि ये स्पष्ट था कि शैतानों के उन लोगों के स्वभाव को देखते हुए उनके लिए वहाँ हमेशा रहना असंभव था। वे जरूर कुछ योजना बना रहे होंगे। हालांकि पिछले सभी हमलों को वापस भेज दिया गया था। विभिन्न संप्रदायों के कई लोग ये पता लगाने में असमर्थ थे कि शैतान के लोग क्या कर रहे थे। हाल ही में शैतानों के लोग 100,000 पहाड़ों के पास के शहरों में अधिक से अधिक बार घूम रहे हैं। कई शहरों को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है। स्टिल वाटर हाउस के शिष्य ने उत्तर दिया। वे बेचैन लग रहे हैं। ग्रैंडन जिंगवेन स्थिति से बहुत हैरान नहीं थी। यह अजीब बात होती अगर शैतानों के लोग इंसानों के साथ सद्भाव से रहते, लेकिन वे वास्तव में क्या कर रहे थे? मेरे पीछे स्वर्गीय गहन संप्रदाय में आओ, ग्रैंडन जिंगवेन ने खड़े होकर कहा। हाँ, शिष्य ने उत्तर दिया। उसे इस स्थिति से आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले महीने दूसरे संप्रदायों के लोग अक्सर अपने प्रतिवादों पर चर्चा करने के लिए स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय में इकट्ठा होते थे। जब ग्रैंडन जिंगवेन अपने शिष्य को हेवली प्रोफाउंड सेक्ट में लेकर आए, तो दूसरे संप्रदायों के लोग भी वहाँ आ गए थे। उनमें से ज्यादातर अलग अलग संप्रदायों के संप्रदाय नेता थे। शायद ये कोई वरिष्ठ बुजुर्ग था। इस दौरान वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए वे एक दूसरे से बहुत परिचित थे। एक सरल सिर हिलाने के बाद उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर वे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और कोई भी नहीं बोला। एक पल के लिए माहौल कुछ हद तक नीरस हो गया। पिछले महीने में ऐसा माहौल बहुत बार देखने को मिला था। हर कोई उपाय सोच रहा था, लेकिन कोई अच्छा उपाय नहीं मिल पा रहा था। हाल ही में शैतानों की गतिविधियां और अधिक बढ़ गई हैं। आप सब क्या सोचते हैं? स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय नेता देहो ने पूछा। शैतानों को यहाँ आने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वे निश्चित रूप से पहाड़ों में टहलने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। उनके पास जरूर कोई साजिश होगी। मुझे लगता है कि तबाही जो 10 साल पहले हुआ था वो फिर से सामने आ सकता है, किसी ने कहा। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। लेकिन वे वहाँ क्यों रुके हुए हैं और कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? किसी ने संदेह से पूछा। वे किसका इंतजार कर रहे हैं? शायद वे अपनी ताकत जमा करना चाहते हैं। आखिरकार हालांकि शैतान अब बहुत शक्तिशाली है, वे अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। मुझे लगता है कि वे आश्वस्त नहीं हैं। वे कार्रवाई करने से पहले अधिक ताकत जमा करना चाहते हैं। एक संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा। तो फिर हम बस उन्हें अपनी जनशक्ति बढ़ाते हुए देखते रहेंगे। अगर ये जारी रहा तो हम वाकई उनके मुकाबले में नहीं रह जाएंगे। 10 साल पहले की तबाही शायद फिर से दोहराई जाएगी, किसी ने कहा। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। ये कल्टीवेशन क्षेत्र के बुजुर्ग थे। 10 साल पहले जो तबाही हुई थी वह अभी भी उनके दिमाग में थी। ये कहा जा सकता है कि ये कुछ ऐसा था जिसका वे बिल्कुल भी सामना नहीं करना चाहते थे। 10 साल पहले जो तबाही हुई थी, हालांकि वे अंत में जीत गए, लेकिन इसे केवल एक दयनीय जीत ही कहा जा सकता है। इसके अलावा ये केवल उन लोगों को शैतानों से दूर भगाने के लिए था। वे उन सभी को मारने में सक्षम नहीं थे। साथ ही उनके पक्ष को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उन्हें नहीं पता था कि कितने बड़े विशेषज्ञ मारे गए थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर जगह लाशें ही लाशें थी और अब शैतान फिर से वापस आ गए थे। हालांकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था वे अस्थायी रूप से क्यों रुके थे। लेकिन शैतान के लोग निश्चित रूप से उनके इरादे अच्छे नहीं होंगे। वे जरूर कुछ योजना बना रहे होंगे। जब उनकी योजना का मामला तय हो जाएगा तो उनके पक्ष के मनुष्यों के लिए यह निश्चित रूप से एक आपदा होगी। ये सही है। हम इस तरह से इंतजार नहीं कर सकते। हमें पहले कदम उठाना होगा, इससे पहले कि वे कोई कदम उठाएं। संप्रदाय नेता किंगसोंग ने खड़े होकर स्पष्ट आवाज में कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। वे सभी दूरदर्शी लोग थे। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि शैतानों के लोग कुछ योजना बना रहे होंगे। उनके तैयार होने का इंतजार करने के बजाय वे शायद अब वे हमला करने और ऊपरी हाथ हासिल करने की पहल करेंगे।
ठीक है, यदि आप सभी यही सोच रहे हैं तो हम विभिन्न संप्रदायों के अधिकांश कुलीन लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक बार फिर 100,000 पर्वतों पर हमला करेंगे। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय नेता देहू ने कहा। चर्चा के बाद आखिरकार सभी ने तय किया कि हर संप्रदाय अपनी ज्यादातर सेना भेजेगा। संप्रदाय की रक्षा के लिए कुछ शिष्यों और 1-2 बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोग 100,000 पहाड़ों में शैतानों पर हमला करने चले गए। इस बार मानव संप्रदाय ने सभी संप्रदायों की अधिकांश ताकतों को इकट्ठा किया था ताकि शैतानों के लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दिया जा सके। बैठक की तारीख 3 दिन बाद थी। सभी ने विचार विमर्श करके अपने अपने संप्रदायों में लौटकर अपने मामले सुलझाने और व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया था। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के एक गुप्त हॉल में संप्रदाय नेता किंग सॉन, जो अभी स्वर्गीय गहन संप्रदाय से लौटा था, वह अंदर बैठा था और ध्यान से चाय पी रहा था। उसके चेहरे का भाव था, वह अब उतना क्रोधित नहीं था जितना कि वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय में था। इसके बजाय वह उदास दिख रहा था। ये और भी रहस्यमय था। इस समय संप्रदाय के नेता किंग सान का एक शिष्य आया और उसने सूचना दी, संप्रदाय के नेता संत आ गए हैं, उसे अंदर आने दें। शिष्य ने सिर झुकाया और चला गया। उसके कुछ समय बाद वह काले कपड़े पहने एक आदमी को लेकर आया। उसने काले रंग का लबादा और मुखौटा पहना हुआ था। संप्रदाय के नेता किंग सॉन के शिष्य ने उसे अंदर लाने के बाद उसी समय उसने गुप्त हॉल का दरवाजा बंद कर दिया। संत दूत, कृपया बैठ जाइए। संप्रदाय नेता किंग सान ने अपना हाथ हिलाया और कहा। काले कपड़े पहने आदमी ने संप्रदाय के नेता किंग सॉन के दाहिने हाथ से अपना मुखौटा उतार दिया। यह मून था, शैतानों के 10 जनरलों में से एक। मून ने संप्रदाय के नेता किंग सोन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदाय के नेता किंग सोन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अन्य संप्रदाय एक बार फिर 100,000 पर्वतों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार अधिकांश संप्रदायों ने अपनी सेनाएं इकट्ठी कर ली हैं। मैं संत दूत को याद दिलाना चाहता हूँ ताकि वह जल्द से जल्द तैयारी कर सके। संप्रदाय नेता किंग सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान अब पहले जैसी चमकदार नहीं थी। इसके बजाय उसमें एक भयावह भावना थी। मुझे संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग को परेशान करना होगा। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि वे तथाकथित धार्मिक संप्रदाय इस बार कभी वापस नहीं आएंगे। मोन के चेहरे पर चिंता का भाव नहीं था। बेशक जब समय आएगा तो मुझे गुप्त रूप से संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग की मदद की आवश्यकता होगी। बेशक, संप्रदाय नेता किंग सॉन्ग ने कहा। उसके बाद किंग सॉन्ग ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या लगता है कि पहाड़ में क्या चल रहा है। अगर हम अभी हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें चौंका देंगे। हम इन मामलों में संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग को परेशान नहीं करेंगे। मोन ने हाथ हिलाया और कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी। जब तक संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग हमारे साथ सहयोग करते हैं तब तक हेली प्रोफाउंड संप्रदाय और कुछ अन्य संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे। बेशक स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय इस दुनिया का शासक है। हम शैतान के लोग, हम अंत में दानव क्षेत्र में लौट आएंगे।